वो होमवर्क हो चुका है, टैली है, यानी आपको इक्विटी में बोनस का इम्पैक्ट समझ आ गया। बोनस के इम्पैक्ट का मतलब ये है कि आपकी इक्विटी का एक कंपोनेंट कम हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट कोई कैश आउटफ्लो नहीं है। तो बस आपने ये याद रखना है। इसमें से कोई प्रश्न है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं मुझसे, जबकि होना नहीं चाहिए। सही है जी। और टैक्स वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि टैक्स का एक्सपेंस होना अलग बात है और पे होना अलग बात है। चलें, तो आज हमारे पास कुछ अच्छा टाइम है, तो आज हम एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ बैड डेट्स। ऑब्वियसली आपने बचपन में पीआरसी लेवल पे ये पढ़ा हुआ होगा, बट इसकी सिग्निफिकेंस या इसकी रेलेवेंस विद रिस्पेक्ट टू कैश फ्लो नहीं देखी। तो आज हम हल्की सी अकाउंटिंग भी रिवाइज करते हैं और ऑल टुगेदर हल्का सा इसका कैश फ्लो पे इम्पैक्ट देख लेते हैं, और फिर सीधा हम चलते हैं ऑल टुगेदर अपने पास पेपर पे। आज पहली बात, चलें जी। तो हमने कहा पहले कॉन्सेप्ट ऑफ बैड डेट्स को समझ लेते हैं। आ जाएं। मुझे आप एक बात बताएं, हम ये कहते हैं, प्लीज सुनना, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, हम ये कहते हैं कि अज्यूम करें कि हम 2024 में और हमने एक सेल की, तो हमने एक एंट्री बनाई होगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, और अज्यूम हमने किया कि 4 लाख रुपए की सेल की है। ये हो गया हमारा हिसाब किताब। अच्छा, फिर मैंने कहा इसमें से मुझे कोई 1,50,000 रुपये मिल गए। ₹1,50,000 मुझे मिल गए। अच्छा, अब ये सेल जल्दी बताओ किस साल की है? हमने कहा ये है सेल्स फॉर द ईयर 2024 की, और ये कैश भी 2024 में टेक्निकली रिकवर हो गया है। एग्रीड? अच्छा, अब अगर मैं यहां पे सिंपल एक लेजर बनाऊं जिसका नाम है ट्रेड रिसीवेबल, तो इसका जो ओपनिंग है वो था 0, अज्यूमिंग। मैंने कहा ओपनिंग 2024 के क्या है? 0 है। मेरी क्रेडिट सेल्स की वजह से, ये देखो ये रहा, क्रेडिट सेल्स की वजह से मेरा रिसीवेबल क्या हुआ? इंक्रीज हो गया 4 लाख रुपए से। और मेरी कैश की रिकवरी की वजह से, जो कि 1 लाख, क्लोजिंग कितना बच गया? 250। अच्छा, अब मुझे बताओ क्या ये 2.5 लाख रुपए एक्सपोज्ड टू रिस्क है? अच्छा, अब जरा ये समझना है, एक्सपोज्ड टू रिस्क का मतलब ये है कि ये वो पैसा है जो फंस गया और रिकवर नहीं हुआ, इसके डूबने के चांसेस हैं, इसके डूबने के। अच्छा देखो, डूबना अलग बात है, चांसेस होना एक अलग बात है। तो एक्चुअलाइजेशन की बात नहीं कर रहा, अंदाजे की बात कर रहा हूं कि हो सकता है कि ये डूब जाए, हो सकता है कि डूब जाए। अच्छा, होता क्या है? होता यह है कि आपने अगर कॉन्सेप्चुअली इसको समझना है तो आप कहेंगे सेल्स फॉर द ईयर 2024 है कितने की भाई? 4 लाख रुपए की। ये सेल कौन से साल में हुई है जल्दी बताओ? 2024 में। इसको हम उठा के यहां ले आए, हम आ गए 2024 लिख दिया। अच्छा, इसके अगेंस्ट में COGS आता है, हमें पता है, हमने अभी उसको इग्नोर किया है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट, यही है। और फिर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, और ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम कहते हैं कि डेप्रिसिएशन आता है, एंड सो ऑन, अलग अलग एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं, हमने सीखा हुआ है। होता क्या है, जब आप 2025 में जाते हैं, तो 2025 में आपको समझ आता है कि आपका ओपनिंग रिसीवेबल 2.5 लाख है। ओपनिंग रिसीवेबल 2.5 लाख है। फिर रिपीट कर रहा हूं, ओपनिंग रिसीवेबल 2.5 लाख है। चलें भाई, ये भी बात समझ आ गई। आपको पता लगता है 2025 में जाके, यहां पे लिखता हूं, यहां पता लगा 2025 में कि
इस 2.5 लाख रुपए में से 5% नहीं मिला, 2.5 लाख का 5% लगाओ, ढाई लाख में से 5% नहीं मिला। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, ये पता कब लगा? 2025 में। अब जरा लॉजिकली सोचिएगा, जब ये पता 2025 में लगा तो लोगों ने लॉस बुक किया 25 में, जबकि ये कमाई किस साल की थी? 24 की। तो इसका रेलेवेंट लॉस वहीं आना चाहिए, इसका रेलेवेंट लॉस, इसको हम कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं? कि भाई जिस साल की सेल है, और देखो अब पहले एक एक करके बताओ, क्या इस 4 लाख रुपए की सेल्स में 1.50 है? यस। इस 4 लाख रुपए की सेल्स में 2.5 लाख है? यस। अच्छा, ये एक्सपोज टू रिस्क है जो कि अब तक रिकवर नहीं हुआ, पर हो सकता है आगे जाके पैसे ना मिले। होने क्या लगा, जिस साल की सेल होती थी लॉस आगे जाके बुक हो रहा होता था, इससे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस खराब होती थी। कहा यह गया, जिस साल की सेल में से जितने पैसे फंस गए, साथ साथ जिस साल की सेल में से उसी साल उसका अंदाजे से लॉस बुक कर लो, जो तुम्हें हिस्ट्री बताती है। एग्जाम्पल, हम यहाँ पे 6-6 महीने का बैच चलाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास ऑडिट के अंदर पूरे पाकिस्तान का कोई 70% शेयर है, तो अब मुझे ये पता है कि वो 70% के शेयर, तो पैसे तो मैं कमाता हूँ 6 महीने में, पर कहने का मतलब है मुझे पता है उसमें से बैड डेट्स भी होते हैं। तो अब मैं अगर अपनी पीएनएल बनाना चाहता हूँ, यानी अपनी कमाई देखना चाहता हूँ, तो क्या मैं सिर्फ सेल देखूं या उसमें से एंटिसिपेटेड पैसे नहीं आएंगे वो अखराजात माइनस कर दूं? आज ही या अगले साल? आज ही। ये भी तो यही कह रहा है कि आज जो मैंने 6 महीने में कमाई की ऑडिट के बैच से, मुझे उस पे एंटिसिपेटेडली आज ही अपने पास अकाउंट फॉर कर लेना चाहिए कि इतने पैसे। क्या मैं यकीन से कह रहा हूं या शक से कह रहा हूं? शक से कह रहा हूं, ताकि एक ट्रू पिक्चर मिल जाए कि करीब करीब ही होगा। वरना होगा क्या पता है, मैं यहां सोच के बैठा हूं इतना कमा लिया, अगली बार जाके पता लगा इतने पैसे तो आए नहीं, पर वो लॉस पे बाद में बुक करवाऊंगा, जबकि मुझे रेलेवेंट गेन का रेलेवेंट लॉस वहीं पे बुक कर लेना चाहिए। पहले बताओ, बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट समझ आया? तो पहले तो वो ये कह रहा है, जो पैसे आपके फंस गए उस पे आप एक अंदाजे वाला लॉस बुक करोगे, जिसको हम कहते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अच्छा, अब मैं तुमसे पूछता हूं, जल्दी से मुझे बताओ, क्या हमारे पैसे 2.5 लाख रुपए फंस गए? तो मैं जरा इसी का 5% लूं तो 12,500 आ रहा है। इसकी हम एंट्री बनाते हैं, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। अच्छा, कितने से? 12,500 से। तो मुझे आप एक बात बताओ, रेदर देन मैं यहां जाके 2025 में एंट्री बनाऊं, क्या यहां पे मैं अंदाजे वाला लॉस बुक कर लूंगा? और उसका नाम क्या होगा? बैड डेट एक्सपेंस। कितने से? 12,500 से। तो मैंने कहा चलें सर, ये 12,500 जब मैंने 4 लाख में से नेट किया तो कितना बचा? जल्दी बताएं। हाँ, 4 लाख में से माइनस करें, 387500। अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताएं, ये जो 387500 का मेरी अमाउंट आई है, जो इनकम आई है, वो नेट ऑफ वो वाला लॉस है जो मुझे लगता है कि मुझे मिलेंगे। अब जेन्युइन बात हो रही है, मैं कह रहा हूँ 6 महीने में मैंने ऑडिट में इतना कमाया, मुझे लगता है इसमें से इतने पैसे नहीं आएंगे, तो क्या मैं उस कमाई को कमाई कहूँ या हटा के देखूँ? ये भी तो यही कह रहा हूँ, पर हटा के उस पर देख रहा हूँ जो मेरे पैसे फंस गए हैं। जो पैसे आ गए वो तो जेन्युइन कमाई है, रिस्क मुझे किस पे? जो नहीं आया, तो उसके ऊपर बुक किया है। अच्छा, यानी पहला प्रिंसिपल क्या रहा? जो पैसे फंस गए, दोज आर एक्सपोज टू रिस्क। जो पैसे फंस गए, दोज आर एक्सपोज टू रिस्क। अच्छा, अब उसका लेजर कैसे बनता है, जरा हम यहां पे उसकी हल्की सी अकाउंटिंग करते हैं। मैं यहां पर आया तो मैंने कहा कि एक मैं अकाउंट बनाता हूं जिसका नाम है प्रोविजन
फॉर बैड डेट्स। अच्छा, मैंने कहा ओपनिंग 0 है क्योंकि ओपनिंग कोई रिसीवेबल था ही नहीं, कुछ पैसे फंसे भी नहीं थे। अच्छा, मैंने कहा क्लोजिंग 12,500 है, तो मैंने कहा एक्सपेंस कितना बुक किया मैंने 12,500 का। अच्छा, अब जरा एक बात सीखनी है, ये अकाउंट मुझे ये बता रहा है कि आपके क्लोजिंग में कितने पैसे फंसे हुए हैं, 2.5 लाख। 2.5 लाख है ग्रॉस, जल्दी बोलो 2.5 लाख क्या है, ग्रॉस अमाउंट है। अच्छा, इस ग्रॉस पैसे में से तुम्हें कितना लगता है कितने नहीं मिलेंगे, 5%, जो कि इक्विवेलेंट टू 12,500 है। अब ये स्टैंडर्ड तुम्हें ये कहता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट तुम्हें ये कहता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट तुम्हें ये कहता है कि तुमने 2.5 लाख रुपए पे एक्चुअल लॉस नहीं बुक किया, एस्टिमेटेड लॉस बुक किया है। तो अब जब तुम बैलेंस शीट बनाओगे, अब जब तुम 2024 की क्या बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे, तो उसके अंदर तुम दिखाओगे ट्रेड रिसीवेबल, और उसके आगे लिखा हुआ होगा ये नेट, उसके आगे लिखा होगा। अच्छा, प्लीज मेरे बच्चों 2.5 लाख रुपए में से ये 12,500 माइनस करो, 2,37,500। तुम्हारा रिसीवेबल कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, इतने से। अच्छा, अब मैं तुमसे पूछता हूं, असल में रिसीवेबल कितना है, ग्रॉस कितना है, 2.5 लाख। अच्छा, ग्रॉस है 2.5 लाख, उसमें से तुम्हें अंदाजन कितने नहीं मिलेंगे क्योंकि तुमने उसका लॉस बुक किया। अच्छा, अब हुआ क्या पता है, मैंने अपने ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट को, ग्रॉस अकाउंट को अलग रखा है और उसके एस्टिमेटेड लॉस को, ताकि हिसाब किताब अलग चले। जैसे पीपी के अंदर हम चाहें तो पीपी का कॉस्ट अकाउंट अलग रख सकते हैं, उसका यूजेज अलग रख सकते हैं। सेम इज द केस विद ट्रेड रिसीवेबल। मैं कह रहा हूं ग्रॉस हिसाब अलग चल रहा है और उसका अंदाजे वाला लॉस अलग चल रहा है। जल्दी से बताओ, लॉस किस पे बुक होगा, जो पैसे फंस गए, जो पैसे। अच्छा, इस पूरे सिनेरियो के अंदर मैंने अभी कैश फ्लो पे इंपैक्ट नहीं सिखाया, मैंने सिर्फ 2 बातें की। इस साल जल्दी बताओ सेल कितने की हुई है, 4 लाख की। कितने पैसे आ गए, कितने नहीं आए, हाउ मच आई एम एक्सपोज टू रिस्क, 2.5 लाख। अच्छा, 2.5 लाख में से कितने परसेंट अंदाजन नहीं मिलेंगे, ये मुझे हिस्ट्री बताती है। अच्छा, 5% का मैंने लॉस बुक किया या एंटिसिपेटेड लॉस। अच्छा, यानी मैं ये तसव्वुर कर रहा हूं कि मैंने बैड डेट एक्सपेंस डेबिट किया और इसका एक प्रोविजन रख लिया कि मुझे लगता है कि ये पैसे नहीं मिलेंगे, तो मैं अपनी बैलेंस शीट में जो रिपोर्टिंग करूंगा वो भी ग्रॉस नहीं करूंगा, नेट करूंगा कि मुझे लगता है कि इतने पैसे नहीं मिलेंगे, तभी तो मैं उसका लॉस बुक कर चुका हूं। बट क्या वो एक्चुअल है या एंटिसिपेटेड है, एंटिसिपेटेड है। तो अब मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो मेरी इनकम आ रही है वो नेट आ रही है, जो मैंने कमाया और जो मुझे लगता है नहीं मिलेगा, उसका लॉस आज ही बुक करके कहानी खत्म। आगे जाके चेंज हो सकता है, अभी वो सब सीखते हैं, पर पहले दिन की बात बता रहा हूं। पहला साल जब हो गया, जितने पैसे फंस गए उस पर लॉस बुक कर लिया, कितने का, 12,500 का। पहले बताओ यहां तक बात समझ आती है। अब मुझे 2 चीजें पता है सिर्फ, यहां पे 4 लाख की सेल है, 1,50 आ गए, 2.5 लाख जो नहीं आए उस पे अंदाजे से उसी वक्त लॉस बुक कर लिया, ये देखने के लिए कि मेरी जेन्युइन कमाई कितनी है। एग्रीड। इसको यहां तक कॉपी करो तो फिर उसको आगे कनेक्ट करता हूं कैश फ्लो से। जी जानी, क्लियर है? हाँ जी, ऑनलाइन में तो क्लियर है जानी। चलें, बेहतरीन। आज हम कोशिश करके क्लास में ही पास पेपर करेंगे एक, ताकि थोड़ा सा आपको ग्रिप आए। वो आज आपको दे दूंगा। वो अभी साथ साथ करेंगे ना जवेरिया।
अच्छा, जैसे कैश फ्लो में जैसे जवेरिया कह रही सर थ्योरी भी आती है, तो अगर कैश फ्लो की थ्योरी के बारे में तो अब ये देखें, अब जब लास्ट ईयर थ्योरी आई है तो थ्योरी आती किस किस तरीके से, ये सीख लेते हैं भाई। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारे पास जो कैश पेड टू एक्वायर पीपी है वो कहाँ आता है, ये इंग्लिश में लिख देना कि प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपी कहाँ आती है। तो हमने तो यही लॉजिकली सीखा है ना। अब इसी चीज को हम ऑल टुगेदर रीड कर लेंगे आपकी बुक से, यही सारी चीजें वहां लिखी हुई हैं, तो उसमें आपने वो टेंशन नहीं लेनी है कि भाई क्या चीजें हैं जो है वो भी सब कवर कर लेंगे। हाँ, ये पूछ लेगा और फिर ये बोलेगा कि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, वो इंग्लिश में लिख के दे दो। कॉन्सेप्ट पूछेगा, कॉन्सेप्ट पूछेगा। नहीं, अभी वो तो मैंने सिखाना है ना। अभी तो पहले आप पीछे समझो कि हुआ क्या है, अभी हम इसको ऑल टुगेदर कैश फ्लो से लिंक करेंगे। अच्छा, जैसे यहाँ पे इलियास ने लिखा कि सर बैड डेट अलग बात है, प्रोविजन अलग बात है ना। सुने, हम कह रहे हैं कि इस साल मैंने इतना एक्सपेंस बुक किया है और उसका लॉस इतना जमा कर लिया है। यानी हम यूं कहें एक तुम्हारी आसानी के लिए, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज बेसिकली अ बैलेंस शीट आइटम, बैड डेट एक्सपेंस इज द प्रॉफिट एंड लॉस आइटम। यानी एग्जांपल देता हूं आसानी के लिए, तुम लोग जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक करते हो वो 1 साल का होता है, हाँ या नहीं, और जो वो जमा करते हो वो अक्यूमुलेटेड होता है। तो ये प्रोविजन फॉर बैड डेट इज बेसिकली द अक्यूमुलेटेड प्रोविजन, जो जमा होता रहेगा। ये तो क्योंकि पहला साल है इसलिए तुम्हें सेम दिख रहा है, अभी आगे जाके जब इसको कनेक्ट करूंगा तो ये क्या होता रहेगा, ऐड होता रहेगा। तो बैड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर होता है, प्रोविजन एज ऐड होता है। क्लियर है, बैलेंस शीट आइटम है। तो कोई आपसे पूछे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का मतलब क्या है, आज तक कितने पैसे लगता है नहीं मिलेंगे। क्लियर है, आज तक कितने पैसे लगता है नहीं मिलेंगे। अच्छा, बैड डेट एक्सपेंस का मतलब क्या है, इस साल कितना लॉस हुआ, दोनों में फर्क है। चलो बस ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कह लो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कह लो, बात एक ही है, बात एक ही, इंटरचेंजेबली यूज होते हैं वर्ड्स। हाँ बिल्कुल है, अभी अभी आते हैं ना जवेरिया इस पे। अच्छा, कोई वैसे इस साल में आपसे रुक के पूछे कि इस साल आपके कितने पैसे एंटिसिपेटेडली बैड डेट हो गए, 12,500 एंटिसिपेटेडली। अच्छा, आज तक कितने हो गए, क्योंकि अभी सेम है, पहला साल है। अभी आगे जाके जब इसको मैं चेंज करूंगा अगली एग्जांपल में तो वो फर्क आ जाएगा। तो ये पहले मैंने बेसिक बैड डेट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज करवाया है, और अगले साल भी जाएंगे तब भी रिवाइज करेंगे और फिर कैश फ्लो से कनेक्ट करते हैं इसको। हाँ जी, डन। उनको दे दी वहां पे रूम में, चीनी तो नहीं है ना इसमें, ये दे।
हाँ जी जानी, डन हो गया कॉपी। चलें आगे, इंपॉर्टेंट चीज़, अब जब कैश फ्लो से इसकी कनेक्टिविटी बनाएंगे। अच्छा मैं सिर्फ समझाने के लिए तुम्हें, और प्लीज़ यार यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मोहतात रहना, ये आ गया प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको दिया हुआ होगा यही 387,500, मैंने यही उठा लिया सिर्फ समझाने के लिए। और इतनी सी भी कंफ्यूजन हो, यू डोंट नीड टू कैरी ऑन योर हेड, प्लीज पूछ लेना। बैड डेट वाला एक्सपेंस क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बैड डेट की अकाउंटिंग क्लियर होनी चाहिए, अब आगे इसको कैश फ्लो से कनेक्ट करते हैं। अच्छा फिर हमने यहां पे एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं, एग्रीड। अच्छा एडजस्टमेंट के अंदर अभी है नहीं, गेन ऑन अभी है नहीं, लॉस ऑन डिस्पोजल ऐड कर देते नहीं, ये सिर्फ एक रिकैप दे रहा हूं मैं कि भाई ये हम चीजें कर रहे होते हैं। अच्छा अब फोकस होकर सुनना, अब जब आपको एग्जाम में कुछ ये सूरत हाल मिलेगी ट्रेड रिसीवेबल की, ऐसा है, तो आपका रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, आपका रिसीवेबल, पहले तो हम सीधा सीधा इंक्रीज माइनस कर देते थे, एग्रीड। अच्छा हम कहते थे कि हमारे वर्किंग कैपिटल चेंजेस में इतने की सेल हो गई और पैसे नहीं आए। अच्छा अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे ना, तो आपको डिफरेंस 237,500 का ही मिलेगा टेक्निकली, ऐसा ही है। आप शेयर होल्डर को ये बता रहे होंगे कि 237,500 पैसे फंस गए, जो कि गलत है, 2.5 लाख फंसे हुए। कितने फंसे हुए? 2.5 लाख फंसे हुए। तो पहले बताओ, यहां तक बेसिक बेसिक बात समझ आती है, कॉम्प्लेक्स है तभी मैं एक एक पहले अकाउंटिंग सिखा के यहां तक लाया हूं वापस से। इन दोनों का डिफरेंस लेना, मकसद मुराद ये है कि आप ये कह रहे हैं कि भाई सेल हो गई पैसे नहीं आए, सेल हो गई पैसे नहीं आए, तो अगर आप ये हरकत करेंगे तो आप कह रहे हैं कि 2,37,500 की सेल हुई है और पैसे नहीं आए, जबकि गलत है। 2.5 लाख रुपए की सेल हुई है और पैसे, पहले बताओ ये चेक कर लेंगे, ये बात समझ आ गई है कि मैं 2,37,500 नहीं कह सकता, मैं 2,37,500 नहीं कह सकता, मैंने कहना है कि 2.5 लाख रुपए की सेल हुई है और पैसे, वो ट्रू रिफ्लेक्शन है। हम तो कैश इनफ्लो आउटफ्लो दिखाते हैं ना, तो मुझे ग्रॉस बताना चाहिए, नेट बताना चाहिए, ग्रॉस बताना चाहिए। तो पहले ये कहां है, ये कहां पर है बेटा? नहीं उम्मीद है कि आएंगे, आ गए नहीं आए ना। तो आज तक जो तुमने सवालात किए मेरे साथ, तुम रिसीवेबल जो इंक्रीज होता था क्या करते थे, उसको लेस करते थे, और इसलिए करते थे क्योंकि सेल हो गई। पर अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं ना, तुम शेयर होल्डर को ये कह रहे हो कि 2,37,500 की सेल हुई है, पैसे नहीं है, दैट इज रॉन्ग। 2.5 की हुई है, तो ये तभी तो मैंने इतनी लंबी की है, वरना अगर मुझे इस बात पे विश्वास होता कि तुम लोगों को बैड डेट का कॉन्सेप्ट आता है, तो मैं क्या पागल हूं तो शुरू से चलता। मैं तो इस बात पे यकीन रख के आया हूं कि तुम्हें अकाउंटिंग नहीं आती। अच्छा तो डायरेक्ट चलूं, डायरेक्ट चलूं इधर, चले। देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हुआ क्या है, तो फिर देखो विश्वास सही है ना ये, तो मैं, हाँ वो खुद कह रहे हैं डायरेक्ट नहीं, तो देखो ये भी यही कह रहे हैं ना। देखो कहने का मकसद क्या है, मैं कह रहा हूं आपको आता भी था, तो हमने डेबिट क्रेडिट पहले सीखा, और फिर अच्छा अगर आपको आता भी होता और मैं डायरेक्ट ये बात करता कि सोचो 2.5 लाख की सेल हुई, तो ये कैसे पिक करते हैं, पहले करके दिखाया ना, तो अब कर रहे हैं। चलें एनीवेज, हमने ये कहा सिंपली सीधी जबान में कि सेल हुई है 2.5 लाख की जिसके पैसे, पर अगर अब मैं बैलेंस शीट से ये हरकत करूंगा ना डायरेक्ट, जब पे नेट लिखा हुआ है, तो ऐसा लगेगा कि 2,37,500 की सेल हुई है और पैसे, तो आई थिंक ये गलत है। तो हम पहले इसको तो क्रॉस लगा दें कि हमें एग्जाम में ऐसे नहीं करना। हम क्या करेंगे, जब भी नेट लिखा हुआ होगा, जब भी, तो हम करेंगे अपनी एक वर्किंग। अच्छा वर्किंग क्या करेंगे जरा ये देख लेते हैं। मैंने सिंपली क्लोजिंग रिसीवेबल जो नेट है, मैं इसको डिवाइड करूंगा 95 से, मल्टीप्लाई करूंगा 100 से,
प्लीज बताएं, हाँ कितना आता है? 2.5 लाख। मुझे पता है मुझे मिल जाएगा ग्रॉस रिसीवेबल। एग्रीड? चलें, मैं क्या करूंगा एग्जाम में, जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर होगा उस पे काट के 2.5 लाख कर दूंगा ताकि मुझे ग्रॉस पता लग जाए। अपने लिए और कैश फ्लो सॉल्व करने के लिए बताता हूं कैसे एडजस्ट होगा, ये पूरा सिखाता हूं मैं। तो आप क्वेश्चन पेपर उसको देके तो नहीं आओगे ना, आपके पास होगा, ये अपने लिए कर रहे हैं आप। सही है जी, ओके, ये 2.5 लाख आ गया। चलें, अब मैंने कहा 2.5 लाख रुपए ग्रॉस अमाउंट हो गई, ये तो सही हो गया मामला। फिर मैंने यहां पे, ये तो हो गई वर्किंग 1, मैंने कहा वर्किंग 2, मैं बनाऊंगा ओपनिंग प्रोविजन 0। एग्रीड? एक्सपेंस फॉर द ईयर मुझे नहीं पता, अभी तक नहीं पता। सही है। फिर मैंने कहा क्लोजिंग प्रोविजन कैसे निकालूंगा पता है? मुझे पता है कि 237 595% को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका 5% निकालो, कितना आता है? नहीं, इसको करो, ये भी यही आएगा, या 2.5 लाख का 5% कर लो तो भी यही आएगा। अच्छा, एनीवेज, ये पूरी वर्किंग में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एग्जामिनर ने सिर्फ तुम्हें प्रॉफिट दिया हुआ होगा, उसमें सब चीजें छुपी हुई होंगी। अब तुम्हें ऐसे कर करा के चीजें गैदर करनी है। यानी ये तो मैंने तुम्हें बता दिया ना कि 12,500 का बैड डेट एक्सपेंस है, एग्जामिनर तुम्हें बताएगा नहीं, तुम्हें खुद निकालना होगा। कैसे? मैंने सिंपल एक काम किया, वापस से रिकैप देता हूं एक एक करके। क्या ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस ले सकता था? नहीं, क्योंकि वो नेट है और नेट ऑफ एंटिसिपेटेड लॉस है। अगर मैं लेके वहां पार्क कर देता तो पता है होता क्या? ऐसा लगता 2,37,500 की सेल हुई है जिसके पैसे, वो गलत हो जाता। हमने कहा पहले इसको हटाओ, फिर हमने स्ट्रेटजी बनाई। हमने कहा कि भाई अगर मुझे एग्जाम में लिख के दे के कंपनी की पॉलिसी है कि वो अपने फंसे हुए पैसे का 5% का प्रोविजन रखती है, कितने पैसे नहीं मिलेंगे, तो हमने कहा जब 5% का प्रोविजन रखती है तो नेट 95 हो गया। हमने इसको ग्रॉस करके किस पे पहुंच गए? 2.5 लाख पे। और मैंने देखना है कि कितना प्रोविजन रखा है, तो 2.5 लाख का 5% ले लूंगा। क्या प्रोविजन की अमाउंट में मिल जाएगी, हाँ या नहीं? अच्छा, ओपनिंग इसमें 0 है, तो अगर मैं ओपनिंग रिसीवेबल पे 0 पे 5% लगाऊंगा, आंसर कितना आएगा? 0। अच्छा, अब ओपनिंग प्रोविजन 0 है, क्लोजिंग 12,500 है, तो मैंने कितना बुक किया फॉर द ईयर में? 12,500 हम कहेंगे एग्जाम में आ गई बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, अब इस 12,500 का करना क्या है, जरा ये बात हमें ये दिख रहा है। 12,500 की जो एंट्री बनती है वो ये रही, कोई कैश इंपैक्ट नहीं है, कोई कैश इंपैक्ट, ये भी एक नॉन कैश एक्सपेंस है, ये भी एक, क्योंकि एंटिसिपेटेड है। क्या इसका कोई कैश आउटफ्लो है? तो मुझे लगता है कि ये मेरे प्रॉफिट को कम करके बैठा हुआ है, जिसका कोई कैश आउटफ्लो नहीं है। तो आज हमने ये सीखा कि हम एडजस्टमेंट्स के अंदर एक और 12,000 ऐड बैक कर देंगे। एग्रीड? अच्छा, अब कनेक्टेड रहना, जानी बातें नहीं, कनेक्टेड रहना। इधर जब 12,500 आपने बैड डेट एक्सपेंस ऐड किया, तो मैं आपको लॉजिकली प्रूव करूं, टेक्निकली आपने वो अंदाजे वाले लॉस का इंपैक्ट खत्म कर दिया और आप असल सेल पे पहुंच गए। असल सेल पे करके देख लो कितने बन गए, 4 लाख रुपए। तो ये ऑटोमेटिक पीछे हो रहा होगा, मैंने तो एग्जांपल समझाने के लिए बनाई है। वापस से आपने सेल की थी 4 लाख की, उसमें से एंटिसिपेटेड लॉस बुक किया 12,000। एग्जाम में बताएगा थोड़ी ना कितना आपने निकालना होगा, ऐसे हमने निकाल लिया 12,500। कैसे निकाला वो भी सिखा दिया। अच्छा, 12,500 जब आप ऐड कर रहे हो, उसकी 2 लॉजिक्स, पहली नॉन कैश है, दूसरा ये इंपैक्ट जब आप ऐड बैक करेंगे यू विल अल्टीमेटली लैंड टू ग्रॉस सेल्स। किस पे पहुंच गए? अच्छा, अब जब मैं ग्रॉस सेल्स पे पहुंच गया ना जानी, अब पता है क्या, अब मैं यहां पे हेडिंग डालूंगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस। एग्रीड? अब मैं हेडिंग डालूंगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अच्छा, जब वर्किंग कैपिटल चेंजेस की हेडिंग डाली मैंने, अब मैं यहां पे लिखूंगा कि मेरे रिसीवेबल क्या हुए हैं, इंक्रीज इन रिसीवेबल। अच्छा, मैंने अपने क्वेश्चन पेपर पे गया,
मैंने कहा कि यार ये तो मैंने काट दिया था, ये तो 2.5 लाख रुपए, क्या वाकई 2.5 लाख है? यस। ग्रॉस कितने पैसे फंसे हुए थे? अच्छा अब जल्दी बताओ, आपकी उस एडजस्टमेंट के बाद सेल्स भी ग्रॉस हो गई और ये भी ग्रॉस है, तो आप मुझे एक बात बताते हैं समझ के कि क्या अब मैं ग्रॉस वर्सेस ग्रॉस पे आ गया? तो अब मैं जब 2.5 लाख को कंपेयर करूंगा ओपनिंग जीरो से, तो अपेरेंटली मुझे दिख रहा है कि इस साल 2.5 लाख की सेल हुई है जिसके पैसे नहीं आए, तो हमने क्या किया, यहां से कितना माइनस कर लिया? 2.5 लाख रुपए। अच्छा अब इस कैश फ्लो में जरा 387,500 में 12,500 ऐड करके ये माइनस करो, 150, ये कहेंगे आप कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, और आप बाखुदा जाके देख लें कि कैश फ्रॉम ऑपरेशन भी यही आया हुआ है, यानी ये सब हो चुका होगा, आपने उसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। तो पहले बताओ, बैड डेट एक्सपेंस निकालना और उसको ऐड बैक करने की लॉजिक समझ आ गई? पक्की बात है, इसको आप कॉपी कर लें जल्दी से, ये पहला साल हुआ इसका। ये वाला आईके की बुक में नहीं, हम कहेंगे पास पेपर में, सवालात में। नहीं, बैड डेट एडजस्ट नहीं करेगा अगर, तो फिर वो ऊपर एडजस्ट नहीं कर रहा होगा ना 12,500। वो इसलिए, वो गलत इसलिए क्योंकि वो ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं है ना, वो गलत इसलिए। उसने तो आपको सॉल्व करने का तरीका बता दिया कि भाई यूं कर लोगे तो वो तो ऑलरेडी एडजस्टेड है। और मसला ये है कि अभी तो मैं असल बताऊंगा ना कि मेरे जो असल रिसीवेबल्स हैं उसका इम्पैक्ट 2.5 लाख का है, तो पहले मैंने नॉन कैश को क्या किया, ऊपर ऐड बैक कर दिया, तो मैं ग्रॉस पे आ गया। हाँ जी, ऑनलाइन वालों क्लियर है? जवेरिया, सिद्रा, इलियास, मुबशिर, जल्दी। अहमद क्लियर है? सर आपने जो सवाल दिया था उसकी रिकॉर्डिंग मैं करवा देता हूँ। अभी वो भी करते हैं किरण इसके बाद। हाँ जी, डन जी, मिल सकते हैं बिल्कुल। नहीं मॉक, अभी तो मॉक होगा ना ये वाला जो ये, नहीं वो चेक करा देंगे तुम्हें, मसला नहीं है। वहाँ पे मिल गए, चेक हो गए, टाइम लगेगा बट मिल जाएंगे। अभी जो मैं लूंगा तो वो तो दोनों ही टॉपिक्स होंगे ना, तो इसी को चेक करवा दूंगा मैं, सही है। अभी करते हैं किरण इस पे। हाँ जी, ये हो गया जानी? डन। अच्छा, इसी एग्जाम्पल को हम टेक्निकली अगले साल कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो हमारा वो ओपनिंग हो जाएगा 2024 और ये हो गया 2025। अच्छा जल्दी से बताओ कि हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल नेट यही था,
अच्छा, क्योंकि बैलेंस शीट में तो नेट ही बताओगे ना, जो असल अमाउंट है एंटिसिपेटेड लॉस के बाद। अच्छा जी, अब हमने यहां पे फिर से एक कैलकुलेशन की, हमने कहा हमने सेल्स की, फिर क्रेडिट सेल्स की, तो हमने एक एंट्री बनाई ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अज्यूमिंगली हमने कहा कि 5 लाख रुपए। अच्छा, जब मैं रिसीवेबल का अकाउंट बना रहा हूं तो ये कौन सा अकाउंट है? ग्रॉस। ओपनिंग कितना पड़ा हुआ था ग्रॉस? ये आपको पता है कि हमने तो फिर पूरी थीम इसकी डिसाइड की है ना। अच्छा, सेल्स कितनी हुई क्रेडिट? ये उधार और बढ़ गया। अच्छा, फिर हमने कहा अज्यूम किया हमने, इसमें से कैश आ गया हमारे पास 2 लाख रुपए का, तो कैश डेबिट ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट कितने से? 2 लाख रुपए से। हमने यहां पे 2 लाख रुपए पार्क कर लिया। अच्छा, क्लोजिंग कितना आ गया? 550। अच्छा, अब आपके पैसे फंस गए 550। एग्रीड? चलें, अब आप आ गए इधर और आपने कहा कि भाई अब मैं बनाऊंगा यहां पे इसका प्रोविजन, एंटिसिपेटेड लॉस जो जमा कर रहा हूं मैं। प्रोविजन जल्दी बताओ, ओपनिंग कितना था सर? 2.5 लाख का 5% 12,000। अच्छा, क्लोजिंग कितने फंस गए? 550 का कितना आया? कितना? 27,500। अच्छा, अब मैं तुम सबसे पूछता हूं, ओपनिंग जो पैसे फंसे हुए थे उस पे अंदाजन मुझे 12,500 नहीं मिलने थे। अब मैं कह रहा हूं जो क्लोजिंग फंसे हुए हैं उस पे मुझे 27,500, मैं कितना लॉस और बुक करूं कि मैं 12,500 से 27,500 पे आ जाऊं? अच्छा, ये जो बैड डेट एक्सपेंस है ये फॉर द ईयर है? यस। कितना बुक करना है? 15,000 रुपए। अच्छा, ओपनिंग जो मेरे पैसे फंसे हुए थे उस पे लॉस जमा हुआ था 12,500 का, क्लोजिंग पे लॉस जमा करना है 27,500 का, तो और कितना बुक करूं? अच्छा, इसकी मैंने फॉर द ईयर की एंट्री बनाई होगी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन, ये इस साल इतना जमा किया है। अच्छा, अब एक आपसे इल्तिजा है, सेल कितने की थी फॉर द ईयर में? पैसे कितने आए? कितने इस साल फंसे? 3 लाख का 5% लो, 15,000। ये वही आ रहा होता है, जो मजीद पैसे फंसे ना उसका लॉस, जो मजीद पैसे फंसे उसका लॉस जमा होता जाएगा। क्योंकि देखो, क्लोजिंग 550 के अंदर ओपनिंग का भी तो 2.5 लाख है ना, उस पर तो लॉस ऑलरेडी बुक हुआ हुआ है। आप जो इसमें क्लोजिंग में मजीद आया है वो और बुक कर रहे हो, तो फॉर द ईयर तो ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस ही ले रहे हैं ना। पहले बताओ ऑनलाइन वालों, आपको ये बात समझ आ रही है कि फॉर द ईयर में क्या हुआ है? सिंपल, जो पैसे मजीद फंसे उसका लॉस बुक हो रहा है। वो कितना है? 15,000। अच्छा, कोई आपसे पूछे आज तक कितना लॉस जमा किया हुआ है? इस साल कितना किया? 15,000, तो 27,500 पे पहुंचे। क्योंकि अच्छा, 15,000 इज ऑलरेडी अ रिफ्लेक्शन ऑफ जो पैसे इस साल फंसे हैं। ओपनिंग वाला तो ऑलरेडी बुक हो चुका था। यहां तक साथ हैं? चलें, अब हमने कहा अब अगर एग्जामिनर आपको क्लोजिंग देगा ना तो वो 550 में से 27,500 माइनस करके देगा। वो कितना आता है जल्दी बताओ? 550 में से 27,500 माइनस करो, ये उसने दिया हुआ होगा ऐसा हिसाब किताब आपको। अच्छा, अब आपको ये भी पता है कि ओपनिंग भी नेट है, क्लोजिंग भी नेट है, दोनों में एंटिसिपेटेड लॉस बुक हुआ हुआ है। अच्छा, अब जब सवाल आएगा आपके पास तो आपको प्रॉफिट दिया हुआ होगा। अच्छा, और प्रॉफिट जो दिया हुआ होगा, हमने सेल कितने की थी? 5 लाख की, तो आपको प्रॉफिट दिया हुआ होगा 485 का, बस ये गिवन होगा और कुछ भी नहीं।
वो बोलेगा आप कैश फ्लो बना के दो, हमने कहा अभी बना के देते हैं। हमने कहा वर्किंग 1, हाँ भाई ओपनिंग रिसीवेबल कितना है, ये कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे कितना चाहिए 100, कितना आ गया। अच्छा क्लोजिंग रिसीवेबल 522 500 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ग्रॉस ग्रॉस आ गया पक्का। ये असल असल वैल्यूज हैं जो हमने वर्क बैक करके निकाल ली, जो मुझे पता है। अच्छा ये वो हैं जो असल में रिसीवेबल है, एंटिसिपेटेड लॉस को हटा के। अच्छा अब मैं अगर प्रोविजन देखना चाहूं कि ओपनिंग कितना था, तो आप कहेंगे 2.5 लाख पे 12,000। अच्छा क्लोजिंग पे 522 या 550, 550 लेते हैं। 550 पे 5% कितना, तो फॉर द ईयर जो बुक हुआ है वो कितना है। अच्छा अब मेरा दिमाग यहां से डायरेक्शनल चलना शुरू होगा कि 15,000 का लॉस इसमें से माइनस हुआ है, जो कि कैश है या नॉन कैश है, पक्का। चलें जी, तो हमने यहां पे एडजस्टमेंट की हेडिंग डाली और हमने कहा बैड डेट एक्सपेंस इस साल माइनस हुआ है, जो बिला वजह की इस साल की सेल्स को नॉन कैश एक्सपेंस से कम किया हुआ है। एक्सपेंस है मानते हैं पर कैश एक्सपेंस नहीं है, तो हमने कहा 15,000 पे ऐड कर दी है। अल्लाह की कसम इसके बाद ये ग्रॉस सेल बन गई, कर लो प्लस, बन गई। अच्छा ग्रॉस सेल्स के बाद हमारे पास क्या है भाई, अच्छा मेरे पास इंक्रीज इन, अच्छा मेरे रिसीवेबल इंक्रीज कितने से हो रहे हैं, 2.5 लाख से 550 पे आ रहा हूं, 3 लाख से। तो क्या आपको यह बात पता थी कि आपके इस साल 3 लाख रुपए ही फंसे हैं, चेक कर लो। 5 लाख की सेल हुई है, 2 लाख रुपए आए, कितने नहीं आए, तो यहां मैंने भी तो यही निकाल लिया। तो डायरेक्ट यहां पहुंच जाओगे, आप ये कहोगे कि मेरे पास जो मैंने सेल की है इस साल ग्रॉस सेल, उसमें से कितने नहीं आए। आपके सामने 5 लाख की सेल की थी, 2 लाख आ गए थे, कितने फंस गए थे, तो ये ग्रॉस ही तो बता रहा हूं। आप तसव्वुर करो अगर आप सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस लो जल्दी, तो वो 3 लाख बनता ही नहीं, वो 15,000 कम होते। चेक कर लो, इन दोनों का डिफरेंस लो, 185 आ रहा है ना, 185 या 285, 285 आ रहा है। तो 285 का मतलब समझते हो कि आप कह दो 2,85,000 फंस गए जिसकी सेल हुई थी, जबकि ऐसा नहीं है। 3 लाख की सेल हुई थी और फंसे भी कितने थे, 3 लाख। तो मुझे दिखाने भी कितने हैं, 3 लाख। तो दैट मीन्स कि इन एनी केस आई नीड टू ग्रॉस अप एवरीथिंग। क्लियर है भाई। तो हमने सिंपल यहां से 3 लाख रुपए को माइनस किया। जब ये सिचुएशन आपने की तो आपका ये आंसर कितना आ गया, 2 लाख रुपए। तो आप कहेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। बात क्लियर है। इसको कॉपी करें जल्दी से। हाँ भाई ऑनेस्टली बताओ कि बैड डेट का कॉन्सेप्ट यानी अकाउंटिंग और उसके कैश फ्लो की इंप्लीकेशन दोनों समझ आती है।
वो रिकैप भी कर लिया हमने और हमने कहा कि भाई इसको कैश फ्लो में कैसे टैकल करना है। अब हम डायरेक्टली चलेंगे पास्ट पेपर पे और म्यूचुअली सॉल्व करेंगे। म्यूचुअली सॉल्व करने का मतलब ये है कि मैं आपको बोलूँगा ये ट्रांजैक्शन है, सॉल्व करके दिखाओ और सबका आंसर सेम आना चाहिए। क्लियर है? तो पहले बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं ना पास्ट पेपर पे। ये हो गया जानी यहां तक? वैसे कैश फ्लो के सवाल को करने में कितनी देर लगती है? 15-20 मिनट। चलो अगर 15-20 मिनट, अगर 15-20 मिनट, अगर 15-20 नंबर दिलवा दे तो अभी देख लेते हैं ना। अभी सवाल करेंगे तो आपको खुद समझ आएगा कि होता है या नहीं होता। अभी देखते हैं। सर डिविडेंड के टॉपिक से रिलेटेड क्यूरी है, आप लोग बताएंगे। सर जब हमें प्रीमियम रिसीव होता है और वो डिविडेंड देने से पहले, तो तब भी हम ओपनिंग शेयर कैपिटल पर ही डिविडेंड लगाएंगे? नहीं, डिपेंड करता है। देखिए आप यूं करें, आप यूं सोचें, आप डेट्स का ख्याल रखा करें। अगर नए शेयर होल्डर के आने से पहले मैं डिविडेंड दे चुका हूं तो मैं डिविडेंड से पुराने वालों को दूंगा, नए वालों को। अच्छा, अगर मैंने डिविडेंड इशू किया नए वाले के आने के, तो आप फिर बाद वाले कैपिटल पे डिविडेंड देंगे, क्योंकि सबका राइट होता है फिर उस पर। सही है जवेरिया? तो आई थिंक ये सवालात में भी है डेट्स वाला हिस्सा। जानी ये हो गया कॉपी? अच्छा, एक पेज आप खाली रखिएगा इसी कॉपी करने के लिए, ताकि मैं डायरेक्ट पास पेपर पे लेके जाना चाह रहा हूं, ताकि हम देखें कि क्या पैनिक आता है या होता है। क्योंकि मैं छुट्टियों पे हूं इसलिए। यस प्रोबेबली कुछ दिन। यार ये टाइम इसलिए क्योंकि अब मैं थोड़ी सी लेंदी क्लासेस लगाऊंगा, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस भी करानी है पूरे पास पेपर्स की खुद बैठ के। नहीं तो मैं 3 सब्जेक्ट देख रहा हूँ, सीफैप देख रहा हूँ, ऑफिस देख रहा हूँ, मतलब कुछ तो आप भी एडजस्ट करेंगे ना। नहीं, आपको भी आदी होना पड़ेगा। यू आर गोइंग टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके लिए नीड टू वर्क। अच्छा अब 1 मिनट रुकिएगा। हाँ जानी प्लीज, मार्क्स देख लो कितने? 15 मार्क्स, सबसे टॉप पे लिखा हुआ। सही है, प्लीज सुनिएगा, सबसे टॉप पे लिखा हुआ। अच्छा अब मैं इसमें जो जो तुम्हें कहूंगा ना वो तुम्हें वेरीफाई करना है, और ऐसे पूरा ही सवाल वेरीफाई हो जाएगा। देखो इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, आई बिलीव कि यू नो अबाउट इट। टैक्स एक्सपेंस दिया हुआ है, टैक्सेशन, और प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में क्या गया होगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये तुम्हें पता है। अच्छा अब देखते हैं, पीपी दिया हुआ है नेट, मतलब ये ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक का। मैं नीचे गया और मैंने देखा कि शेयर इशू हुए ड्यूरिंग द ईयर, शेयर इशू हुए। मैंने कहा कि भाई 10% बोनस इशू हुए हैं इन मार्च, और उसके बाद फर्दर इशू भी किए हैं मार्केट प्राइस पे, पर उसने बताया नहीं कि कितने अमाउंट है। निकाल लोगे? पक्की बात है? चलें ओके। फिर वो कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर एक प्लांट है जिसकी कॉस्ट इतनी थी, जिसकी बुक वैल्यू इतनी थी। मेरे लिए रेलेवेंट क्या है? वेरी गुड, बुक वैल्यू रेलेवेंट है। कितने का बेचा है? ऑफ विच 1.8 मिलियन आर स्टिल, यानी देखो गेन तो पूरा निकलेगा, बट इसमें से कैश में पूरा नहीं आएगा, ये रिसीवेबल में पड़ा होगा, और ये इस वाले रिसीवेबल में पड़ा हुआ होगा, अदर रिसीवेबल में। इसको यहां से हटा देना, इसको यहां से, क्योंकि ये ऑपरेशंस का नहीं है, ऑपरेशंस के अलावा है। तो इसको क्लोजिंग से हटा देना, फिर ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लेना। क्लियर है? आप सिंपल मुझे 2 एक्टिविटीज करके दें अभी फिलहाल। एक फाइनेंसिंग का ये बताएं कि प्रोसीड्स फ्रॉम इशुएंस ऑफ शेयर्स कितना है, कोई कैश डिविडेंड तो नहीं है, और पीपी का अकाउंट बना के दें जल्दी से। 2 चीजें,
पहले ये करें कॉपी, ये पीपी का अकाउंट बनाएं और नीचे मैं इंफॉर्मेशन दिखाता हूं जल्दी से। पीपी का ओपनिंग क्लोजिंग लिख लें अपने पास ताकि मैं इंफॉर्मेशन नीचे लेके जाऊं फिर जल्दी। लिख लिया पीपी का ओपनिंग क्लोजिंग। चलें अब पीपी पे हम फोकस करेंगे, पहले पीपी रिलेटेड सारी चीजें देखनी है हमें। हो गया भाई पीपी का। चलें अब आ जाए नीचे, पीपी के रिलेटेड ये दो एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं, सही है। पीपी के साथ मुझे बताएं कि पीपी में कितनी एडिशन हुई है, क्या हुआ है, पूरी एडजस्टमेंट्स निकाल के साइड में करते हैं, फिर कैश फ्लो में बाद में पार्क करते हैं। हाँ भाई, किसी ने एडिशन निकाली? कितनी आ रही है? 1.4150। चलें देखते हैं। पीपी तो नेट है ना, इसका मतलब ये है कि डेप्रिसिएशन भी इसी अकाउंट में बुक होता है ना, जो हमने आज तक सीखा है। वन 1415। चलें लेट्स चेक। मैंने कहा ओपनिंग है हमारे पास पीपी का, अकाउंट बनाते हैं। पीपी का ओपनिंग कितना है? 15,800। क्लोजिंग कितना है? यही है। अच्छा, ओपनिंग से क्लोजिंग तक के सफर में एडिशन होगी, एग्रीड? चलें, ओपनिंग, एडिशन, डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल पे क्लोजिंग बचा होगा। हमने इसको स्टेटमेंट फॉर्म में भी किया हुआ है। ओपनिंग, एडिशन, डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग, बात एक ही है, बात एक ही है, प्लस माइनस ही हो रहा है। डेबिट प्लस है, क्रेडिट माइनस है। अच्छा, इस सवाल के अंदर आपको यह पता है कि डेप्रिसिएशन कितना है? 7350 और रुपीज इन 1000 है, तो मैंने यहां पे 7350। मैं पता है क्या करता था, मैं आज पहला पास पेपर कर रहा हूं तो आपको टेक्निक सिखाता हूं। मैं अपने टाइम पे एग्जाम में ना इसको किया करता था सर्कल, और सर्कल का मतलब ये है कि इसका इंपैक्ट कैश फ्लो पे है, और मैं यहां पे लिख देता था, जब मैं कैश फ्लो बनाऊंगा ना असल में इसको उठा के वहां चिपका दूंगा सीधा, ताकि मुझे याद रहे कि इतनी वर्किंग में ये वहां पे पार्क करना है, और जब पार्क कर लूंगा तो उस पर टिक लगा दूंगा ताकि डबल काउंट नहीं हो मुझसे कोई चीज। तो मैंने कहा ये वो एक टेक्निक है जो आपने याद रखनी है पेपर सॉल्व करते वक्त। लेंदी सवाल होगा, उसको टैकल करने का यही तरीका है कि आप जो भी वर्किंग कर रहे हैं वहां पे लिख दे के नॉन कैश है, इसको हम क्या करेंगे, ऐड बैक, वो हमें पता है। चलें, आप मुझे बताएं यहां पे डिस्पोजल की कैरिंग अमाउंट कितनी ली आपने? 5.2। ओके, 5.2
अच्छा, इस 5200 का कैश फ्लो पे कोई इंपैक्ट नहीं है, ये सिर्फ यहां वर्किंग का हिसाब किताब है। अच्छा, ओपनिंग में से 7350 माइनस करूं, 5200 माइनस करूं, क्लोजिंग पे ज्यादा क्यों है? एडिशन है, कितनी आ रही है? 14150। सर ये वाली अमाउंट आपने निकाल ली बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, क्या इसका कैश फ्लो पे इंपैक्ट है? यस। कौन सी एक्टिविटी में? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। क्लियर है? हमने यहां पे लिख दिया, हमें ये याद रखनी है दो चीजें। अच्छा, अब जो पीपी बेचा है उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? 4.8। हमने कहा सर हमने 4800 की सेलिंग प्राइस है। अच्छा, उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है? गेन कितने का है या लॉस है? लॉस है। लॉस कितने का है? 400 का लॉस है। अच्छा, अब जरा सुनिएगा। हाँ, स्टेटमेंट फॉर्म में भी कर सकते हैं, बिल्कुल, मैं तो सिर्फ ये समझाने के लिए, आप स्टेटमेंट फॉर्म में कर लें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब जरा फोकस के साथ इसकी एंट्री भी साथ साथ बनाते हैं ताकि याद रहे। एग्जाम में नहीं बनानी है, मैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना रहा हूं। मुझे बताएं, क्या वो ये कह रहा है कि आपने जो ये बेचा है 4800 का, इसमें से 1800 अभी नहीं आए? तो मुझे लगता है मैंने पता है इसकी एंट्री क्या बनाई होगी, अदर रिसीवेबल डेबिट, कैश डेबिट, पीपी क्रेडिट और लॉस डेबिट। पीपी गया होगा 5000। अच्छा, 1800 रुपए तो रिसीवेबल आ गया, 3000 रुपए का कैश आ गया, 400 का लॉस आ गया। एग्रीड? अच्छा, अब मुझे लगता है कि ये जो आपने पीपी लॉस पे बेचा है इसको आप क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे। ये आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखा देंगे और ये अदर रिसीवेबल से लेस कर देंगे क्योंकि ये ऑपरेशंस के रिलेटेड नहीं है। यानी आप जब वर्किंग कैपिटल बनाएंगे तो ये 1800 आपने ऑलरेडी कैश में से माइनस किया हुआ है ना, और ऊपर करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा? 2 बार। तो आप जब अभी यहां पे आके, मैं खाली से समझाने के लिए, ये 2385 में से आप प्लीज मुझे 1800 माइनस करके बताएं कितना आता है? कितना? 2385 में से 585। अच्छा, मैंने यहां पे 585 लिख दिया। मैं इसको और क्लियर करता हूं ताकि आप लोगों को एक सीख मिले आज की क्लास में। इधर मैंने 585 लिख दिया, प्लीज सुनना है। इधर रिसीवेबल के इंक्रीज होने का मतलब है कि आपको पैसे नहीं मिले। आपको पैसे, चाहे वो ट्रेड रिसीवेबल हो या, पहले बताओ यहां तक साथ है? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ यहां तक साथ है? वापस से 2385 क्लोजिंग रिसीवेबल के होने का मतलब यह है कि इतने पैसे फंस गए और मैं माइनस कर रहा हूं। अच्छा, मेरी आपसे इल्तिजा है, खाली यहां पे एक फोकस होकर चीज देखिएगा। आप सिंपल कैलकुलेटर पे 800 में से 2385 माइनस करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आगे हर एक सवाल में काम आएगी। 800 में से 2385 माइनस करें 1585 नेगेटिव आ रहा है। 1585 यानी आप ये कह रहे हैं कि इतने पैसे मुझे नहीं मिले, जिसके अंदर ये 1800 भी है। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल इसको और आसान करते हैं, ओपनिंग रिसीवेबल में से क्लोजिंग रिसीवेबल माइनस करूं तो क्लोजिंग ज्यादा आ रहा है और वो अमाउंट आ रही है 15। यहां पे लिखता हूं साइड में अंडरस्टैंडिंग के लिए, यहां पे सिर्फ लिखता हूं मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ओपनिंग अदर रिसीवेबल मैं क्लोजिंग अदर रिसीवेबल जो गिवन है वो माइनस करूं तो डिफरेंस कितना आता है? 15। यानी आप ये कह रहे हैं
कि 1585 की सेल हुई है और पैसे नहीं आए 1585 के, एग्रीड। मैं आपसे दूसरा सवाल, ये जब आपने हरकत की 800 वर्सेस 2385, इस 2385 के अंदर तो पीपी वाला रिसीवेबल भी है, हाँ या नहीं? और जब आप ये कर रहे हैं तो 1585 में वो भी नेगेटिव आ रहा है। अगर आप इस बात को समझ पाए, 1585 में वो भी नेगेटिव है। वापस से क्लोजिंग में अगर 1800 बढ़ा दूंगा तो वो चेंज में भी 1800 शामिल हो जाएगा, हाँ या नहीं? ऐसा ही है, वो जमा हो गया क्लोजिंग में। तो मुझे एक बात बताओ, 1585 इंक्लूड्स 1800, जबकि मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में उठाया ही सिर्फ 3000 है, जिसमें 1800 शामिल। तो जब मैं 1800 को अलग से केटर कर चुका हूं तो यहां पे मजीद क्यों माइनस करूं? यानी अगर मैं ये कहता कि मैंने पीपी बेचा कितने का है, 4800 का, देख लो वो ऊपर 4000, क्या मैं अपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 4800 लेके जा रहा हूं या उसमें से 1800 वैसे ही माइनस कर दी है? तो अगर आप ऐसे इसमें रहने देंगे तो वो कितनी बार माइनस हो जाएगा? 2 बार। ये सीख देना चाह रहा हूं वापस से। क्या इस बात को मानते हो कि आपके अदर रिसीवेबल में 1800 ऐड हुआ है? एग्रीड। अगर आप ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस लोगे तो उसके अंदर जो 1585 तुम निकाल रहे हो ना, उसके अंदर 1800 भी आ गया। और आप ये कह रहे हैं कि कुछ पैसे ऐसे हैं जो कि मुझे रिसीव, तो भाई आप नीचे उसको वैसे ही नेट ले चुके हो ना 3000। अगर उसको ऊपर भी रहने दोगे तो वो कितनी बार माइनस हो जाएगा? 2 बार। क्योंकि जब 1585 का फिगर तुम लेके आ रहे हो, इसका मतलब ये है कि वो 1585 के अंदर 1800 नेगेटिव भी आ रहा है। पर वो तब आना चाहिए जब आप पीपी नीचे पूरा रखें कि मैंने कितने का बेचा है, 4800 का। मैं तुमसे पूछता हूं, मैंने वाकई 4800 का बेचा? यस। तो उसके पैसे कितने आए? मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम लोगों ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्रोसीड्स फ्रॉम पीपी 4800 दिखा रहे हो या 1800 माइनस करके? तो वो जब ऑलरेडी माइनस हो चुका है तो ऊपर भी करोगे तो कितनी बार हो जाएगा? 2 बार। तो हम ये सीख रहे हैं कि जब भी कभी ऐसे अदर रिसीवेबल हो तो उसको वहां से हटा देना ताकि उसका इंपैक्ट 2 बार ना आए। और दूसरी लॉजिक इसकी ये ऑपरेशन से रिलेट नहीं करता, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। अच्छा, अब जरा 800 को 585 से कंपेयर करूंगा ना, अब जेन्युइन पिक्चर है कि 800 को 585 से कंपेयर करो, कितना आता है जल्दी बताओ? 215। यानी 215 से ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है? इसका मतलब है मेरी रिकवरी हुई है। तो इसको लेस करना चाहिए, ऐड करना चाहिए? तो अब ट्रू पिक्चर है, अब ऐड करो, क्योंकि ये तो रिकवरी है। पहले क्या दिख रही थी? पैसे फंस गए। तो भाई जो पैसे फंस गए मैं मानता हूं, वो आपने यहां पे नेट कर तो दिए कैश में। क्या यहां पे तुमसे पूछता हूं 4800 लेके आ रहे हो या 3000? दैट मीन्स कि आपने 1800 ऑलरेडी माइनस कर दी है, और यही 1800 अदर रिसीवेबल में अकाउंटिंग की वजह से जाके जमा हुए हैं। देखो ना, एंट्री बनाई है, पीपी निकाला 5200 से, कैश कितना दिखाया? 4800 या 3000? बाकी 1800 कहां चला गया? अदर रिसीवेबल में। और लॉस कितने का आ गया? 400 का। पर अकाउंटिंग होना अलग बात है, कैश फ्लो बनाना अलग बात है। हम तो कह रहे हैं कैश फ्लो में तो मैं खुद से ही करूंगा सारी चीजें, जो मेरे पास नॉलेज है। मैंने क्या किया, जब मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाई तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपी, तुमसे पूछता हूं 4800 दिखा या 3000? उसके अंदर 1800 मैंने, क्योंकि मैंने कहा वो अभी रिसीव, फिर मेरा दिमाग चला अकाउंटिंग भी आती है, अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से वो अदर रिसीवेबल में जाके चिपका हुआ है। अब जब मैं ओपनिंग को क्लोजिंग से कंपेयर करूंगा तो वो जाहिर सी बात है, ऐसा लगेगा ये पैसे फंस गए और रिकवर, तो वो पूरा 1585 माइनस होता हुआ दिख रहा है। जिस 1585 में 1800 भी इंक्लूडेड है, तो नीचे से भी तुम 3000 दिखा रहे हो, ऊपर से भी माइनस कर रहे हो, कितनी बार हो जाएगा? तो आप एक बार हटा दो ना, ताकि आप जेन्युइन पिक्चर देखो। पहले बताओ कहानी समझ आती है? पक्की बात है? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ बात समझ आती है? मैं तभी कहा, ये मैंने पहला सवाल जो है मैंने खुद कराना, सोचने का सलीका देना है कि कैसे डबल इंपैक्ट्स को हटाना है। जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों, इलियास, जवेरिया, सिद्रा, जल्दी, सारे बच्चों क्लियर है? ओके यार, तुम सबको क्लियर है ये बात? पक्की बात है जी? चलो वापस बताते हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, तुमने आज तक जितने सवाल किए आज तक सवाल, उसमें जब हम पीपी बेचते थे 4800 का, तो पैसे भी कितने आते थे?
इसमें 4800 की जगह कितने पैसे आए, यानी टेक्निकली 1800 नहीं आए। तो पहले तो दो चीजें सीखो, एक उसकी अकाउंटिंग और फिर दूसरी उसकी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन। मैंने कहा पहले तो मैं अकाउंटिंग सिखाता हूं। 5200 का पीपी मेरे पास से चला गया, उसके अगेंस्ट में कितने पैसे आना बाकी हैं? वो कहां चले गए? अदर रिसीवेबल में, बैलेंस शीट में रिसीवेबल में चले गए, नॉट इन ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि ये अदर रिसीवेबल है। एग्रीड? कैश कितना आया? लॉस कितना हो गया? 400। ये तो हो गई इसकी अकाउंटिंग। जब तुम कैश फ्लो बनाओगे, पहला सवाल, तुमने ये बेचा कितने का है? 4800 का। बेचा कितने का है? उसमें से 1800 का कैश, तो तुमने प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपी कितना रखा? 3000, जिसमें से 1800 ऑलरेडी माइनस हो चुका है, यानी तुमने इंपैक्ट नहीं लिया। यहां तक साथ है? अच्छा, ओके। और इस 3000 के अंदर मेरे लॉस ऑन डिस्पोजल का इंपैक्ट भी शामिल है कि वो भी पैसे मुझे नहीं मिले जो हमने बचपन में सीखा है। आगे, अब मैंने कहा जब तुमने 3000 नेट फिगर ली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, अब तुम बना रहे हो वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में तुम रिसीवेबल के चेंजेस को पार्क करते हो, या तो पैसे फंस गए या तो पैसे आ गए। जब तुम 800 को 2385 गिवन फिगर से कंपेयर कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि 1585 पैसे फंसे हैं इस साल, जो कि रियलाइज। फिर मेरा दूसरा तुमसे सवाल है, क्या इस 1585 में 1800 भी शामिल है? अच्छा, तुम इसको माइनस करोगे अभी, अगर मैं कुछ ना सिखाऊं। अगर तुम इसको माइनस कर दोगे तो तुम कहोगे कि ये पैसे नहीं है, तुम माइनस कर रहे हो, जबकि तुम ऑलरेडी 3000 की फिगर निकालते हैं, उसको माइनस कितनी बार माइनस हो रहा है? 2 बार। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप वर्किंग कैपिटल बनाओगे तो अदर रिसीवेबल के क्लोजिंग से इसको बराए मेहरबानी हटा देना, ताकि आपको वो जेन्युइन रिसीवेबल मिल जाएं जो इसको हटा के हैं। नहीं, अब तुम पे रट्टा लगा रहे हो, मैंने इतनी पूरी कॉन्सेप्ट की तुमने बजा दी। इधर एड बैक क्यों करेंगे? इधर देखो, इधर कोई मसला नहीं। 2385 जो है ना, इसमें से 1800 माइनस करो, कितना आता है? यही आ रहा है। सिंपल ये याद रखो, क्या ये 585 उस अदर रिसीवेबल को इंक्लूड करके है या एक्सक्लूड करके? एक मिनट, हाँ, एक्सक्लूड करके। अच्छा, अब पहले दूसरी बात का जवाब दो, एक्सक्लूड क्यों किया? नीचे से पहले माइनस हो चुका है, और अगर मैं इसके अंदर रहने दूंगा और डिफरेंस निकालूंगा तो कितनी बार माइनस हो जाएगा? क्योंकि एनहांस दिखेगा, जो कि होना भाई, जब तुम एक बार अलग से इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर चुके हो तो वापस से क्यों करोगे? आपने अदर रिसीवेबल से इसको क्या किया? हटा दिया। अब मेरा आपसे दूसरा सवाल, क्या ये अदर रिसीवेबल क्लोजिंग उस पीपी के रिसीवेबल से पाक साफ है? रीजन, क्योंकि उसको अलग से अकाउंट फॉर कर चुका हूं। अगर यहां पे इसको नहीं हटाता तो वो चीज कितनी बार माइनस हो जाती? क्योंकि 1585 में भी माइनस हो रही होती है और मैं अलग से भी माइनस कर चुका हूं। मेरा कैश फ्लो कभी भी टैली नहीं होता। हाँ, टैली पता है कब होता? जब आप प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपी कितने दिखाते हैं? 4800, और फिर यहां रहने देते, तो आपका टैली हो जाता। पहले बताओ, कहानी समझ आ रही है? रेलेवेंट समझ आ रही है? ओके, चले आगे सुने। फिर मैंने कहा, जब अब मैंने ये हरकत कर ली जो मैंने यहां पे आपको करके भी दिखाई, अब इन दोनों का डिफरेंस लें। अब इन दोनों का डिफरेंस ले तो आपको रिसीवेबल इंक्रीज होता हुआ दिखता है या डिक्रीज होता हुआ? इसका मतलब यह है वर्किंग कैपिटल में पैसे फंसे हैं या रिकवर हुए हैं। तो अब जेन्युइन पिक्चर शो हो रही है कि मेरे वर्किंग कैपिटल में पैसे फंसे नहीं है बल्कि रिकवर हुए हैं। पहले बताओ जानी, कहानी समझ आती है? पक्की बात है। तो कितने पैसे आ रहे हैं जल्दी बताओ? 215। ये मैं ऐड करूंगा लेस करूंगा? ऐड करूंगा, क्योंकि रिकवरी हुई है पिछले साल की। और आप खुद तसव्वुर करो, अगर आप ये एडजस्टमेंट नहीं करते तो आप ये तसव्वुर कर रहे होते उल्टा पैसे फंसे हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, जो पैसे फंसे हुए थे रिसीवेबल में वो आप नीचे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एडजस्ट कर चुके हो। तो पहले बताओ जानी, लॉजिकली क्लियर है? पक्की बात है? ऑनलाइन में प्लीज कंफर्मेशन दे दो। ओके जी, क्लियर है। अच्छा, अब ये तो हो गई कुछ बातें। मैं सिंपल यहां पे बेसिक हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करें? चलें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है आपका? 8955।
जो जो एडजस्टमेंट हो चुकी है वो पार्क करेंगे, उसके नंबर खींचते रहेंगे। मैंने कहा सबसे पहले यहां पे क्या करते हैं, आप जल्दी से बताएं। अच्छा, एक एक करके बताएंगे। क्या कोई डेप्रिसिएशन है? प्लीज अमाउंट बताओ। 73। जल्दी से बताना एक साथ, इसको ऐड बैक क्यों किया? नॉन कैश है, इसका कोई कैश का इंपैक्ट नहीं है। अच्छा, इसको क्यों ऐड किया? नीचे प्रोसीड्स में इंपैक्ट ऑलरेडी शामिल है, ऐसा ही है। अच्छा, हमने एडजस्टमेंट्स के लिए कुछ जगहें खाली रख के वर्किंग कैपिटल चेंजेस की बात की। अच्छा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर मैं जो अदर रिसीवेबल है उसको अब 2385 से कंपेयर करूं या एडजस्टेड से? वेरी गुड। तो ये क्या कम होता हुआ दिख रहा है 215 से? तो हम यहां पे कह रहे हैं डिक्रीज इन अदर रिसीवेबल 21। देखो अब ट्रू पिक्चर आ रही है कि अब मेरी रिकवरी हो रही है। पहले तो लग रहा था पैसे फंसे में, भाई फंसे में वो अलग से एडजस्ट ऑलरेडी कर चुका हूं ना, वरना कितनी बार हो जाता? 2 बार। चलें, ये भी बात समझ आती है। अच्छा, ये तो जो जो हो गया वो हो गया। इसके बाद कौन सी एक्टिविटी आती है? आपने खाली ऐसे ही स्ट्रक्चर बना के चीजें पार्क करनी है और यही नंबर आपको मिलते रहेंगे। जो हो गया उसके नंबर इन है, जो हो गया उसके नंबर इन है। अच्छा, आप मुझे बात बताओ, क्या आपका परचेस ऑफ पीपी है? अच्छा, परचेज ऑफ पीपी आपका कितना है भाई? 14150। 1415 ये आ गया। अच्छा, क्या हम यहां पे लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल कितना? सर 4800 क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि हमें पूरे पैसे। अच्छा, अगर यहां पे 4800 दिखाता फिर ऊपर से हरकत नहीं करनी थी, वो फिर खुद ही एडजस्ट होता, पर जो कि टेक्निकली गलत है। यहां पे वो दिखाओ जो प्रोसीड्स आए, वो दिखा दिए। तो जब यहां एडजस्ट हो गया तो ऊपर से उसको फिर हटा दो ताकि वो एडजस्टमेंट में ना आए। पहले बताओ कहानी क्लियर है? अच्छा, अब लॉस हो गया, गेन हो गया, ये सारी एंट्रीज पार हो चुकी हैं। अब तक की चीजें समझ आई कि जो किया हुआ था सिर्फ एक यूनिक चीज थी जो मैंने कहा था मैं खुद कराऊंगा, वो क्या था? अदर रिसीवेबल। ताकि कॉन्सेप्चुअली मुझे समझाना था कि अदर रिसीवेबल का मतलब ये है कि वो चीज जो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी है, तो अगर ऊपर रहने दोगे तो कितनी बार हो जाएगी? 2 बार। अच्छा, अब जरा ट्रेड रिसीवेबल के बैलेंसेस नोट करो। ट्रेड रिसीवेबल लिखो अपने पास कहीं, ओपनिंग और क्लोजिंग। लिख लिया? अच्छा, एक सवाल आया जवेरिया का कि सर लेकिन अब वो जो 1800 हैं जो मुझे रिसीव, क्या वो मेरा रिसीवेबल नहीं है? है, पर कैश फ्लो के पर्सपेक्टिव से मैंने उसको हटा दिया ताकि उसका इंपैक्ट 2 बार। वो बैलेंस शीट में तो रहेंगे, अल्लाह की कसम बैलेंस शीट में है या हटा दिए हैं? मैंने सिर्फ कैश फ्लो की कैलकुलेशन के लिए उसको क्या किया, ताकि इसका इंपैक्ट कितनी बार ना आए? 2 बार। जवेरिया बात क्लियर है? ओके, वो समझ गई। अच्छा, अब ट्रेड रिसीवेबल क्या लिखा हुआ है आगे? नेट। इसका क्या मतलब है? तो उसने तो बताया ही नहीं बैड डेट्स कितना है। अच्छा, तो ये तो परसेंटेज बता रहा है। निकालो, जल्दी निकालो, बताओ कि बैड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना है, जल्दी से। वाह भाई, ये तो निकाल चुके हैं पहले। वन 119.7 बैड डेट एक्सपेंस। अभी देख लेते हैं। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल नेट को तो मैं एनी केस यूज नहीं कर सकता ना, पहले ग्रॉस अप करेंगे और फिर डिफरेंस लेंगे।
ओके, तो आप जरा मुझे गाइड करते हैं, ये इधर आप मुझे ये बताएं कि इसको मैं क्रॉस लगा दूं अगर 4446 को, सही है, तो 4446 कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करता है? 95. एंड हाउ मच इट विल बिकम इफ आई मेक इट 100%? कितना? 46. ये आ गया वो रिसीवेबल जो असल था, इस पे 5% का ओपनिंग तक लॉस बुक हुआ है, सही है, माना, समझ आती है बात। अच्छा, अब क्लोजिंग का बताओ। 7200. अच्छा, ये तो हो गया ग्रॉस, एग्रीड। पर मुझे पहले बैड डेट एक्सपेंस चाहिए जिसने मेरी सेल्स को फजूल में नेट किया हुआ है, जिसका कोई कैश इंपैक्ट नहीं है। तो हम एक काम करेंगे कि मुझे अगर ओपनिंग प्रोविजन देखना है तो क्या हम 126 है? नहीं, आप मुझे सिर्फ 4680 234, यानी आप कह रहे हैं कि सर ओपनिंग तक कंपनी ने एंटिसिपेटेड लॉस इतना बुक किया हुआ है 234, ये तो ओपनिंग तक है, मुझे चाहिए फॉर द ईयर। तो फॉर द ईयर के लिए पहले क्लोजिंग निकाल लो। तो हमने कहा 7200 का, तो फॉर द ईयर 126। ओके, ये 126 जो है ये फॉर द ईयर का एक्सपेंस है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये फॉर द ईयर का एक्सपेंस इस प्रॉफिट में से माइनस हुआ हुआ है? यस, हुआ हुआ है। उसने बताया नहीं, हमने निकाल लिया। पर इस 126 के एक्सपेंस ने मेरी सेल्स को बिला वजह नेट किया हुआ है, जिसका कोई कैश इंपैक्ट नहीं है। तो क्या करें, इसको ऐड बैक कर देंगे। सर हम यहां पे आके एडजस्टमेंट के अंदर 126 को ऐड बैक कर दिया। मुझे लगता है ये करने के बाद मेरी सेल्स ग्रॉस हो गई, तो अब रिसीवेबल भी ग्रॉस खेल सकते हैं ना, कि असल पैसे जो फंसे हुए हैं। तो आप मुझे एक बात बताते हैं, अगर मैं रिसीवेबल को देखता हूं तो 4680 से 7200 पे आया हूं, उसका मतलब यह है कि मैंने कुछ सेल किए और पैसे रिकवर, ग्रॉस या नेट? ग्रॉस, क्योंकि सेल्स भी क्या हो चुकी है, ग्रॉस हो चुकी है। तो यहां पे असल बताना होता है कि कितनी इस साल सेल हुई है जिसके पैसे नहीं आए। तो कितना आता है ये जानी? तो हमने कहा इंक्रीज इन रिसीवेबल, कितना बताया आपने? 2520। लेस कर दें इसको। ओके, पहले बताओ कहानी समझ आई? तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की कहानी भी अभी सिंप्लिसिटी में आपने देख ली। अच्छा, अब इसके बाद ये टैक्सेशन दिया हुआ है 2945 का, तो ये टैक्स एक्सपेंस है। अच्छा, इसका अगर मैं कहूं कि टैक्स पेएबल भी दिया हुआ है, टैक्स लायबिलिटी ये रही, तो इसका मतलब ये है कि एक्सपेंस अलग है और पेमेंट अलग है। पेमेंट निकाल सकते हो? जल्दी बताओ कितना पे हुआ है? 2520। इन लोगों ने बताइए, इन दोनों का डिफरेंस है, सही है? हाँ जी, टैक्स लायबिलिटी देख लें भाई। कितना आ रही है टैक्स पेड? टैक्स एक्सपेंस है 2945, लायबिलिटी ये आ रही है, चलें देख लेते हैं। अच्छा, टैक्स लायबिलिटी जानी जो ओपनिंग है वो कितनी है? 500। क्लोजिंग, अच्छा सोच के बताना, सही बताना, ये टैक्स लायबिलिटी किस वजह से इंक्रीज होती है? एक्सपेंस की वजह से। तो मैंने कहा एक्सपेंस की वजह से, जो कि 29 पेड कितना है? प्लस करेंगे और माइनस करेंगे, 2795। सर ये टैक्स पेड है, क्या कंपनी की जेब से ये गया है? चलें मान लिया गया है। तो इसका एक्सपेंस तो सर अलग है और पेमेंट अलग है, हो सकता है ना? हमें कंसर्न किससे? पेमेंट से। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, मैंने शुरू किया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स से,
तो क्या टैक्स एक्सपेंस को ऐड बैक करूंगा? क्योंकि लेस भी, तो क्या टैक्स पेमेंट भी माइनस नहीं करूंगा? करेंगे। तो सर हम यहां पे टैक्स पेड को माइनस करेंगे 2795 से, क्योंकि हमने तो न्यूट्रल होके जो भी ऑपरेशन से पैसा आया हम बोलेंगे उसमें मजीद ये भी पे हुआ है क्योंकि कैश से जा चुका है। एग्रीड? ये हमने सीखा। अच्छा, अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से शुरू करते तो कोई मुसीबत है? तो फिर आपने टैक्स एक्सपेंस ऐड करके पहले एक्सपेंस को क्या करना होता? जीरो, फिर पेमेंट दिखा देते। क्लियर है? यहां तक कोई अनयूजुअल चीज या सिंपल था? सिर्फ अदर रिसीवेबल के अलावा जो मैंने सिखा दिया अभी। चलें आगे, मुझे बताओ तसल्ली के लिए इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? तो इसका क्या मतलब है? पिछले साल जो खरीदी थी इस साल बेची, जिसका कैश का इंपैक्ट, तो क्या करूं? वेरी गुड, यानी सीओजीएस बुक हुई हुई है जबकि कैश इंपैक्ट नहीं है। तो हम यहां पे कह रहे हैं डिक्रीज इन, कितना आ गया जानी? 150 से ऐड बैक कर दिया। चलें, ये भी बात समझ आती है। हमने कहा सर ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी यहां पार्क हो गए। एग्रीड? अच्छा, अब सो फार अगर आप देखें पूरे कैश फ्लो में, जल्दी जल्दी बताना मुझे, क्या ये केटर हो गया? ये और ये। अच्छा, टेक्निकली कैश एंड बैंक के लिए तो काम कर रहे हैं, पूरा काम ही उसके लिए कर रहे हैं। अच्छा, क्या ये इसका सॉल्व कर सकते हो? चलो कोशिश करो। फिर इसकी इंफॉर्मेशन में देता हूं, पहले लिख लो बैलेंसेस। लिख लिए जानी? ये आ गया शेयर कैपिटल की पहली इंफॉर्मेशन भी। टेन % बोनस शेयर इशू किए हैं मार्च में, और उसके बाद आपने और शेयर इशू किए हैं पैसों पे, तो आप तो ओपनिंग पे दोगे ना डिविडेंड फिर। $2800 कैश पे आए, बोनस को पार करने के बाद। चलें देखते हैं ऑनलाइन वालों कितने हैं। सिद्धा, इलियास, किरण कितने हैं जल्दी बताओ। $2800 आ रहे हैं। चलें अभी अभी ये चेक कर लेते हैं ना। हमने ये कहा कि सर अगर मैं यहां पे फाइनेंसिंग की बात करूं, यार ये प्लीज देखना है आप लोगों ने, फाइनेंसिंग, क्योंकि हमें ये तो तुम्हें पता ही था, हमने खाली इस पूरे सवाल में एक यूनिक चीज सीखी है, वो कौन सी? अदर रिसीवेबल वाली। आई होप वो भी क्लियर हो गई है। क्लियर है ना? बाकी तो पूरा तुमने खुद सॉल्व किया है। मैं खाली इसलिए क्योंकि म्यूचुअली मैं देख रहा हूं कि सही कर रहे हो या नहीं कर रहे, एक पास में खुद कराना है मैंने। अच्छा, अब फाइनेंसिंग के अंदर आपके पास है एक शेयर
कैपिटल, ए के शेयर प्रीमियम, और दूसरा रिटेन अर्निंग। अच्छा मुझे बताते हैं शेयर कैपिटल का ओपनिंग कितना है आपका? 10,000। अच्छा इसका 12,440। ओके, इतना मुझे पता है कि इसके अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। एंड हाउ मच इट इज? 6010। यही है, ये ऐड हो गया। अच्छा मुझे पता है सवाल से कि हमने डिविडेंड दिया है बस शेयर्स की मद में दिया है, तो वो आप यहां पे जो बोनस है वो 10,000 रुपए का 10%, 1000, ये माइनस हो जाएगा। अच्छा और यहां पे बोनस ऐड हो जाएगा। इसकी एंट्री क्या बनती है? रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल, तो बढ़ा दिया ना मैंने, क्लियर है? ऐड हो गया, यानी मैंने क्या किया, उनके गुल्लक से यूज करके उनको दे दिए शेयर्स। एग्रीड? चलें, अब मैं अगर क्लोजिंग शेयर कैपिटल देखूं तो जल्दी बताओ कितना आता है? 12,400। यार ये नहीं समझ आ रहा कि बोनस के बाद भी 11,000 होता है, तो ये 12,400 कैसे आया? कैश पे भी इशू है, उसने लिख के भी दिया है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये आ गया कैश इशू? और ये कहां हमने निकाली है? कितना? 14,000 आता है। ओके, ये 1400 आ गया। अच्छा पर ये भी तो लाजमी है ना कि ये प्रीमियम पे भी आ सकते हैं। ओके, क्लोजिंग प्रीमियम 1400 का आ रहा है, तो आपने कहा कैश प्रीमियम कितना मिला? बेहतरीन, तो हमें मिल गया 1400 का प्रीमियम। तो कोई आपसे पूछे कि आपको टोटल पैसे कितने मिले, क्या ये निकाल लिया था? अच्छा क्लोजिंग रिटेन अर्निंग बता दो, क्या ये मैच होता है? 4,000 का कैश डिविडेंड है, चेक कर लो एक बार। ओपनिंग प्लस 6010 माइनस 1000, अगर क्लोजिंग बनता है तो सही है, नहीं बन रहा तो मतलब कैश डिविडेंड है। डिविडेंड 4,000 रुपए का, ये आपने निकाल ली बैलेंसिंग फिगर। अच्छा जवेरिया कह रही है सर ये कैश प्रीमियम, देखें भाई आपको मैंने क्या सिखाया था, जब आप कोई भी सवाल करेंगे ओपनिंग प्रीमियम अगर नहीं है या कम भी हो और क्लोजिंग प्रीमियम, तो यानी इस साल आपने शेयर इशू किए हैं बट सिर्फ पार वैल्यू पे या प्रीमियम के साथ, तो वो नाम के पैसे हैं। नाम के पैसे कहां जाते हैं? प्रीमियम में। तो उसकी एक एंट्री आज आपको बना के दिखा देता हूं। इसमें आपने कैश किया होगा डेबिट 2800 से, कैपिटल किया होगा क्रेडिट 1400 से, ऐसा ही है? शेयर कैपिटल 1400 और शेयर ये हुआ होगा। भाई बात क्लियर है? तो ये हिसाब किताब है। अच्छा तो टेक्निकली हमने क्या किया, पैसे तो पूरे आए, कुछ चले गए कहां पे? कैपिटल में, और कुछ चले गए प्रीमियम में। तो ये तो सब हुआ है, मैं तो खाली बैलेंसिंग फिगर निकाल रहा हूं। और डिविडेंड भी मैंने क्या निकाला? बैलेंसिंग फिगर। क्योंकि देखो ना ओपनिंग ये था, प्रॉफिट मुझे पता है, बोनस डिविडेंड दे दिया, तो प्लीज एक बार कैलकुलेटर पे करते हो, 12440 प्लस 6010 माइनस 1000 कितना आता है? 17,450। बचा हुआ कितना है? 13,450। तो बाकी क्या है? कैश डिविडेंड। क्या ये कैश डिविडेंड एक एक्सपेंस है या एप्रोप्रिएशन है? तो इस 4,000 रुपए का आप मुझे बताएं, इस 4,000 रुपए का आप मुझे बताएं क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे इंपैक्ट है? हाँ जी, तो हम ये बोलेंगे कैश
डिविडेंड पेड कितना जानी? अच्छा, और प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स कितना है भाई? 2800। क्या इसके अंदर प्रीमियम के पैसे शामिल हैं? होने भी चाहिए। अच्छा, ये प्रॉफिट में शामिल नहीं होते या ये लगाए हुए पैसे हैं? ये लगाए हुए पैसे, कमाए हुए पैसे, तभी हम इसको अलग से यहाँ पे ऐड करके बता देंगे भाई ये मजीद पैसे आए। अच्छा, क्या ये फाइनेंसिंग में भी कोई न्यू चीज़ थी या ऑलरेडी सवालात में की हुई है? ऑलरेडी की हुई है। ये सिर्फ हमने एक बार पास पेपर के जरिए करके देख लिया कि भाई कैसे वो पूछता है। एग्रीड? चलें, इसके बाद जरा देख लो इक्विटी में। अच्छा, ये बोनस का इम्पैक्ट क्यों नहीं लिया आपने? इसका कोई कैश इम्पैक्ट होता नहीं है। वो होता है क्या है, उसके गुल्लक को यूज करके शेयर्स दे देता है, कोई कैश आउटफ्लो नहीं है। तो हम अगर इजाजत है तो हम फिर क्या करें कि इसको भी टिक लगा दें, इसको भी और इसको भी, ये भी हो गया। अच्छा, अब जो एक चीज सीखनी है हमें यहाँ पे, मैंने कहा था ना कि एक चीज सिखानी है बस, एक अदर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ अगेन एंड अगेन, अदर रिसीवेबल सिखाया इस पूरे सवाल में और कुछ भी यूनिक नहीं है। चलें, यहां पे आ रहा है नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लोन। याद करो जब मैंने फाइनेंसिंग शुरू की थी, पहले इनसे पूछ लें, जवेद ये बात क्लियर हो गई थी आपकी 1400 वाली? ये बता दें मुझे जब तक मैं ये समझा रहा हूं। सुने, लॉन्ग टर्म लोन मैंने आपको बताया था फाइनेंसिंग दो तरीके से होती है, या तो मैं शेयर होल्डर से पैसा मांगूंगा या तो बैंक से। अच्छा, अब सिर्फ समझने के लिए यहां पे अलग से, जब मैं बैंक से पैसा मांगूंगा, बैंक से, तो जब बैंक पैसा देगा तो मैं एंट्री बनाऊंगा कैश डेबिट लोन पेबल क्रेडिट, एक एंट्री बनेगी। मैं आपसे पूछता हूं, इसमें कहीं प्रॉफिट दिखता है या ये भी पैसे आ रहे हैं फाइनेंसिंग की मद में? तो ये पैसा प्रॉफिट में शामिल नहीं है। तो आपके सामने की बात है, आपके सामने की बात है, क्लियर है? तो आपके सामने कैश आ रहा है, इसका प्रॉफिट का इंपैक्ट नहीं है। तो अगर मैं बैलेंस शीट में 2023 और 2024 दिखाऊं, अज्यूमिंग, ये सिर्फ अजम्पशन है, और दिखाऊं लोन अमाउंट, और मैं कहूं कि 200 मिलियन है और यहां पे 400 मिलियन है, इसका क्या मतलब है? 200 का और लोन लिया है तो इसका प्रॉफिट का कोई इंपैक्ट नहीं है। तो मैं क्या इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐड करूंगा? यस, बिल्कुल करूंगा। पहला केस मैंने कहा केस 2, सिंपल, ये तो बहुत आसान है। आपने जो लोन लिया था ना वो रीपे किया है, तो आपने कैश क्रेडिट किया होगा, लोन डेबिट किया होगा। अच्छा, क्या इसमें कोई एक्सपेंस इन्वॉल्व है या लोन की रीपेमेंट है? यानी फाइनेंसिंग की रीपेमेंट है, फाइनेंसिंग की रीपेमेंट है। तो इसमें पता है क्या होगा? 2023 क्या हुआ, ये लोन रीपे किया है, तो क्या, वेरी गुड, कैश कम हो गया प्रॉफिट से माइनस, क्योंकि ये फाइनेंसिंग की रीपेमेंट है। यानी दो कंक्लूजन, फाइनेंसिंग लेना भी प्रॉफिट पे इंपैक्ट नहीं है, रीपे करना भी प्रॉफिट पे इंपैक्ट, पर कैश पे इंपैक्ट है। हम यहां है सवाल में, देखो क्या लॉन्ग टर्म लोन रीपे होता हुए दिख रहा है, तो इसकी एंट्री बनी होगी कैश क्रेडिट लोन डेबिट। तो क्या हम पैसे जाते हुए दिखा दें? चलें, तो हमने ये कहा हम आ गए फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे, और यहां पे हमने लिख दिया लोन रीपेड। कितने का भाई? इसका प्रॉफिट पे इंपैक्ट कैश में से जा चुके हैं, डेफिनेटली जा चुके हैं। चलें, अच्छा इस पे भी सर टिक लगा दें, ये भी आसान था। अच्छा, ट्रेड पेबल बताने की नीड है, खुद बता रहे हो, इंक्रीज होने का क्या मतलब है? हाँ, क्या किया? 500 रुपए का खर्चा कर लिया बट पे, यानी फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री खरीदी, यूज कर ली, एक्सपेंस हो गया बट पे नहीं किए, तो क्या कोई कैश आउटफ्लो है या ऐड बैक कर दें? ऐड बैक कर दें। तो यानी यहां पे खर्चा तो हो गया, एक्सपेंस तो हो गया, बट उसका पे नहीं किया। तो हम कह रहे हैं इंक्रीज इन ट्रेड पेबल।
ऐड कर दिया, एग्रीड। ये भी आप ही ने बताया, चलें हमने इसको टिक लगा दिया। अच्छा अब यही बचा हुआ है बस, अक्रूवल। इसको समझते हैं जरा, अक्रूवल का मतलब क्या, खाली यही सिखाना है बस इसमें, फिर हम क्लास खत्म करेंगे पास पेपर के साथ। चलें सुनिएगा वापस से, एक आखिरी चीज जो मुझे इस कॉन्सेप्ट के साथ सिखानी थी, मैंने कहा अलग से क्या कर रहा हूं, सवाल में सिखा दूंगा। अगेन इस पूरे सवाल में अब तक दो यूनिक चीजें सीखी, एक अदर रिसीवेबल और एक लॉन्ग टर्म लोन, दोनों क्लियर हैं। आखिरी चीज, पहले तो अक्रूवल का मतलब समझो। अगर मेरे इदारे के बिजली के बिल हैं तो क्या मैं पे करूं या ना करूं, एक्सपेंस बुक करूंगा? ट्रेड पेएबल रिलेट करता है इन्वेंट्री से, अक्रूवल रिलेट करते हैं ऑपरेशंस के ही अखराजात बट इन्वेंट्री के अलावा, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के अखराजात, सैलरी के अक्रूवल। तो जो लोगों के अक्रूवल हैं वो एक्सपेंस तो बुक करूंगा बट पे। अच्छा अब ये वैसे देखो, अक्रूवल आपको इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, डिक्रीज होते हुए? डिक्रीज। इसका मतलब यह है कि पिछले साल की सेटलमेंट, अच्छा इंक्रीज हो रहे हैं, चलो इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज होने का मतलब यह है कि आपने एक्सपेंस बुक किया बट पे क्या करूंगा, एड बैक। पहले लॉजिक तो समझ आ गई, अक्रूवल का मतलब क्या है, सिंपल लॉजिक, क्लियर है? वापस से, अक्रूवल के इंक्रीज होने का मतलब यह है कि कुछ एक्सपेंसेस बुक किए हैं जिसको पे, तो एक्सपेंस तो बुक हो गया ना, प्रॉफिट क्या हुआ हुआ है, मैं उसको एड बैक कर दूंगा, उसका इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। वो भी सीखते हैं। बट एक चीज है लोन के रिलेटेड ही, मैंने कहा मैं इस एग्जांपल को उठाता हूं और मैंने अज्यूम किया कि मेरे पास एक इंटरेस्ट पेएबल है। अच्छा लोन होता है तो सूद भी दूंगा, हाँ या नहीं? अच्छा अब तुम मुझे बताओगे, मैंने अज्यूम किया कि ओपनिंग इंटरेस्ट पेएबल 20 है, लायबिलिटी है, क्या है मेरी? अच्छा अब मैं आपसे पूछूं, अगर सिर्फ समझाने के लिए, जब मैं इस साल का इंटरेस्ट बुक करूंगा तो मैं एक एंट्री बनाऊंगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, वेरी गुड। ये एंट्री बनी है किसकी? फॉर द ईयर की। यानी सर एक बात तो समझ आती है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से मेरा इंटरेस्ट पेएबल बढ़ेगा, जैसे टैक्स एक्सपेंस की वजह से मेरा टैक्स पेएबल बढ़ेगा। तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से, वो लायबिलिटी अलग है, ये लायबिलिटी, पर दोनों एक्सपेंस की वजह से बढ़ती हैं और दोनों के एक्सपेंसेस के नेचर अलग अलग हैं। यानी मैं तुमसे पूछूं तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी कैसे बढ़ती है? टैक्स एक्सपेंस होता है, लायबिलिटी। अच्छा तुम्हारा इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे बढ़ता है, इंटरेस्ट लायबिलिटी कैसे बढ़ती है? इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से, तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है। अच्छा मैंने हाइपोथेटिकली अज्यूम किया कि वो 35 है, वो तो क्या ओपनिंग 20 पिछले साल का है, इस साल का एक्सपेंस कितना है, कुल मिला के लायबिलिटी कितनी है? 55। अच्छा मैंने कहा क्लोजिंग आ रही है 10, तो अगर मैं यहां पे एक एंट्री बनाऊं, यानी एटी अकाउंट बनाऊं, इंटरेस्ट पेएबल का, ओपनिंग कितना जानी 20, क्लोजिंग 10, पेड कितना 40। अच्छा अब जरा दो बातें आप मुझे खुद बताएंगे, ये तो यहीं क्लोज हो जाएगा। मेरे प्रॉफिट में से कितना माइनस हुआ है? यस हमने कहा सर ये हमारे प्रॉफिट से डिडक्टेड है, ये कैश में से माइनस हुआ है। मुझे कैश फ्लो में क्या दिखाना होता है? वेरी गुड, पेड दिखाना होता है। तो मुझे लगता है मुझे इस एक्सपेंस को एडजस्ट करके जीरो करना होगा, एग्रीड? हम यहां पर आए, हमने कहा इसको यहां पे इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड बैक कर देंगे, अभी देखते हैं कहां से मिलेगा, भी है नीचे वो, सही है। और इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड के नीचे बताता हूं क्यों। यहां पे आपका दिमाग होगा फाइनेंसिंग में बताना चाहिए, कहां बताना चाहिए? इंडस्ट्री प्रैक्टिस है, ऑपरेशंस के कैश में से बता दो या फाइनेंसिंग में बता दो बात, क्योंकि पेमेंट ऑपरेशन से ही हो रही है, तो दोनों अलाउड है, दोनों करोगे नंबर नहीं कटेंगे, क्लियर है? अच्छा अब हम सवाल में चलते हैं।
पहले बताओ कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो? ओके, सवाल में गए, नीचे को क्या लिखा हुआ है? फाइनेंशियल चार्जेस फॉर द ईयर, ये क्या है? ये लायबिलिटी है, इस साल का एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। एक और बात जवाब दो, क्या ये 1100 इस प्रॉफिट से माइनस हुआ हुआ होगा? हुआ हुआ होगा। मैंने सिंपल जाके इसको ऐड कर दिया, इसका इंपैक्ट क्या हो गया? पेमेंट करनी है, आ जाओ पहले ये देखते हैं। अक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस 31 दिसंबर के हैं 112, तो ये क्लोजिंग है और वो ओपनिंग है। अच्छा, अगर मैं यहां पे तुम लोगों के लिए ये करूं कि इंटरेस्ट पेबल ओपनिंग कितना रखूं भाई? 48 रखता हूं ना सिर्फ, क्लोजिंग 112, एक्सपेंस कितना? तो पेड 1036। अच्छा, तो सर एक्सपेंस से भी माइनस हुआ हुआ है, आप भी माइनस कर दोगे तो 2 बार हो जाएगा। ऊपर ऐड बैक करके इसको क्या कर चुका हूं? 0। तो मैं क्या करूंगा? 1036 यहां से माइनस कर दूंगा, और ये हमने कह दिया ये माइनस हो गया हमारा टैक्स पेड, इंटरेस्ट पेड, सॉरी। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब जरा देखिएगा इधर, अब ये आपको आखिरी बात बता दे तो फिर क्लोज करेंगे, फिर टैली करेंगे होता है नहीं होता। इधर वो बोल रहा है अक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस, और ये जो लाइन आइटम है ये अक्रूवल का है। क्या इसके अंदर ये अक्रूवल शामिल है? हाँ। अच्छा, मैं तुमसे पूछता हूं, जब ये अक्रूवल शामिल है, तुम तो इसकी अकाउंटिंग अलग से कर चुके हो, दोनों से क्या कर दूंगा? ओपनिंग से भी, क्लोजिंग से भी। रीजन बताता हूं वापस से। आपने इस अक्रूवल को, किसके रिलेटेड अक्रूवल था ये? इंटरेस्ट एक्सपेंस का, अलग से अकाउंट फॉर कर लिया, और यही ओपनिंग क्लोजिंग उसमें भी आ रहा है। क्या ये इंटरेस्ट का अक्रूवल ऑपरेशन से पर्टेन करता है? नहीं। तो अगर आपको सैलरी रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड कोई अक्रूवल चाहिए, तो पहले इसको इससे पाक साफ करो, ताकि आपके पास अक्रूवल कौन से बचे हैं? ऑपरेशंस वाले हैं। आपको कैसे पता सर ये अक्रूवल में ओपनिंग भी शामिल है? क्योंकि बैलेंस शीट में अक्रूवल के नाम से जो भी आ रहा, सारे अक्रूवल उसमें होंगे ना, तो ये भी उसके अंदर शामिल है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये जो मेरे पास 660 है, क्या ये 660 होना चाहिए, या इसमें से 48 माइनस कर दूं? कितना आ रहा है? 612। अच्छा, ये 680 के अंदर कितना शामिल है? 112। कितना आ रहा है? 112 माइनस करो, 5। अच्छा, अब ये जो 612 और 568 के अक्रूवल है, मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या इसके अंदर इंटरेस्ट के अक्रूवल शामिल है, या ये एलिमिनेट हो चुका है? अच्छा, तो इसका मतलब है मैंने उसको अलग से देख लिया। अब ये जो अक्रूवल बचे हुए कौन से ही है? ऑपरेशंस के रिलेटेड। अब इसको देखो तो लग रहा है डिक्रीज हुए हैं। इसका मतलब यह है कि पिछले सालों के अक्रूवल की पेमेंट आपने, जिसका इस साल कोई एक्सपेंस नहीं है। अच्छा, अगर इसको हटाए बगैर देखते ना, तो एक्सपेंस का इंपैक्ट इंटरेस्ट वाले का 2 बार आ जाता। वापस से वो जो आपने इंटरेस्ट पेड को अलग से केटर किया है ना, वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है कितनी बार? 2 बार। आप जब उसको अलग से देख चुके हो, तो यहाँ पे उसको अकाउंट फॉर करने की नीड नहीं है। मैंने सिंपल एक काम क्या किया, जिसका हिसाब किताब अलग कर लिया, उसको यहाँ से हटा दिया, ताकि काउंटिंग कितनी बार ना हो? 2 बार। हमने सिंपल क्या किया, जो इंटरेस्ट का अक्रूड था, क्या वो अक्रूवल नहीं है? तो बैलेंस शीट में नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। हम फिर हटा क्यों रहे? ताकि डबल काउंटिंग ना हो। तो अब हम कह रहे हैं कि 612 से जब आप किस पे आ रहे हो? 568 पे। तो ये सजेस्ट कर रहा है कि आपने अपने पिछले सालों की अक्रूवल की पेमेंट इस साल की है। तो क्या ये, प्लीज सुनना, क्या ये जो सेटलमेंट की है वो इस साल का एक्सपेंस है या सेटलमेंट है? तो आप मुझे बता दें, 612 माइनस 568 कितना है? 44। अच्छा, हम कह रहे हैं डिक्रीज इन अक्रूवल, और कितना बता रहे हैं आप? अच्छा, अब प्लीज बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, नंबर सारे प्लॉट हो चुके हैं। ये जो 5 है, इसको ऐड करो,
जल्दी से ये जो 5 है इसको ऐड करो, ऑनलाइन वालों आप लोगों ने भी करना है, 5 के 5 को ऐड करो, 89557350 ओके। मुझे लगता है मैं अगर हिस्ट्री को रिकॉल करूं, ये सब करने के बाद मैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे पहुंच जाता हूं और फिर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन को कन्वर्ट करता हूं कैश में, तो ये है वर्किंग कैपिटल। जल्दी करो, प्लस माइनस करो, 44 तक 44 तक करना और खुदा के वास्ते सही करना, वरना नहीं करोगे तो डेली नहीं होगा। 1699 रीचेक कर लेना एक बार, नेगेटिव पॉजिटिव, भाई मेरे ख्याल से पॉजिटिव आना चाहिए। 8955 में 7350 400 126 1100 प्लस किया 215 2520, ये सारे माइनस करके प्लस करके ये आंसर कितना आ रहा है यहां पे? सिद्रा कह रही है 17931। माशाल्लाह कैलकुलेटर देखो सबके कितने अच्छे हैं। वापस 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 19630 चेक कर लेते हैं एक बार, प्लीज बता दो यार। 16232 कह रही है, 16 पक्की बात है? चलें 16232 ये यहीं तक है ना? कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, ये मैंने उसको हाईलाइट कर दिया। इस कैश फ्रॉम ऑपरेशंस में ऑपरेशंस की 2 मजीद पेमेंट की हैं, ये कितना आ गया 1524, इसको हम कहते हैं नेट कैश फ्रॉम $12,401, ये आ गया। अच्छा ये आ गया नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन। देखो कैश फ्रॉम ऑपरेशन ये था, नेट कैश इतना है 2 पेमेंट्स माइनस करने के बाद, ये आ गया यहां पे। अच्छा अब आप जरा सिर्फ ये बताएंगे, सिर्फ इन दोनों का, सिर्फ इन दोनों का, खुदा के वास्ते सिर्फ इन दोनों का, सिर्फ इन दोनों का 11,150, ये आ गया नेगेटिव कितना है उसको, कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नेट आउटफ्लो है। अच्छा फिर सिर्फ इन तीनों का बताएं प्लीज, नेगेटिव होगा नेगेटिव। अच्छा अब कोई आपसे पूछे कि भाईजान ये बताओ ऑपरेशन से कितने पैसे आए, 12401 नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। अच्छा इन्वेस्टिंग पे कितने लगाए, 11,150। अच्छा फाइनेंसिंग पे पैसे आए या गए, क्योंकि अच्छा लोन की मद में कितने गए ये भी पता है, डिविडेंड कितना दिया ये भी पता है, सारी चीजें पता है, ये आ गई। तो आपके पास नेट कैश इनफ्लो है या आउटफ्लो है? अच्छा तो हमने कहा नेट कैश आउटफ्लो कितना है, यानी 840, नेगेटिव दिखा दें। यानी ये हिसाब किताब ये बता रहा है कि 849 का इस कंपनी का इस साल कैश गया है ओवरऑल बेसिस पे, ऑपरेशन सब देखने के बाद। अच्छा अगर हम सवाल में जाते हैं और अल्लाह का नाम लेके इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, 849 ही आता है। तो सर यहां पे मसला ये है कि हमने ये देखा कि 849 का इस कंपनी का नेट कैश आउटफ्लो है, तो आपने सिंपल करना होता है, इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस ऐड करोगे, क्लोजिंग पे पहुंच जाओगे। एग्रीड? तो अच्छा अब अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, आई नो कि दिस वाज अ वेरी लेंथी क्वेश्चन, बट द फैक्ट इज दैट कि आप पहली बार कर रहे थे और साथ साथ कर रहे थे, एक एक करके सुनिएगा। मुझे सिर्फ इस बात की श्योरिटी दो कि इसमें जो मैंने कॉन्सेप्ट कराया अदर रिसीवेबल का, वो क्लियर है? लोन वाला और अक्रूड वाला
तीनों चीजें क्लियर है और बैड डेट तो अलग से ही करा दिया। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इसी सवाल को एक बार खुद बार अटेम्प्ट करेंगे आप। खुद कराने का एक लॉजिक थी कि मैं साथ साथ आपको मैप करना सिखाऊं। जो आंसर आए कैश फ्लो में फेंकते रहो, नंबर आते रहेंगे। अगर ये बेवकूफी की ना कि पहले पूरे सवाल की वर्किंग कर लूंगा फिर बनाऊंगा, तो गलत है। जो आंसर आएगा कहां फेंकना है, नंबर मिलते रहेंगे। जो गलत हुआ उसके नंबर नहीं होंगे, बस बाकी सबके नंबर मिल जाएंगे। तो आप अगर ये कहें प्लीज ऐसा ही सवाल एक बना के देता हूं प्रैक्टिस के लिए, वो कर लेना। और खुदा के वास्ते इस पास पेपर को एक बार खुद से सॉल्व करना ताकि हाथ सेट हो जाए, क्योंकि अब अगली हर क्लास में हम पास पेपर्स करेंगे। क्लियर है जी? जानिए तकरीबन सारे हो गए, तकरीबन। अभी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वगैरह है वो मैं कराऊंगा जी, दोनों डाल देते हैं, करा देते हैं जानी, करा देते हैं। अभी पहले इस पे तो अभी चलना सिखा रहा हूँ, पे भगाता हूँ, सही है। कल शायद इसी टाइम है। ओके चलो, अल्लाह हाफिज। चलो कर लेते हैं कुछ।